शाम हो चुकी थी जब जेकब ईस्टर सिटी पहुंचा। ये शहर उसे 1900 के दशक के जर्मन शहर की याद दिला रहा था। फर्क बस इतना था कि यहाँ तकनीक विकसित हो चुकी थी। सड़कों पर बिजली के लैंप और गाड़ियां थीं। बस जेकब उन अजीब प्राणियों को गाड़ी चलाते और सड़कों पर चलते देखने का आदी नहीं था, ना कि इंसानों को। उसे अपनी प्रजाति के लिए थोड़ा दुख हुआ, लेकिन वो भावना बस पल भर की थी। अचानक डगलस को कुछ याद आया और उसने कहा, ओ, मैं लगभग भूल ही गया था मिस्टर जैक। कृपया मुझे अपना अकाउंट नंबर दें ताकि मैं आपको ब्लैक शिप वापस लाने और अर्थ स्लेयर पर रखे इनाम का भुगतान कर सकूं। जहां तक ब्लैक शिप में मिले हथियारों की बात है, हमने उन्हें भी गोल्ड कॉइन्स में बदल दिया है, क्योंकि आपको उन घटिया सामानों की जरूरत नहीं होगी। ये सुनकर जेकब की आंखें चमक उठीं। वो भी मिलन के वादे के बारे में भूल गया था। कम से कम वे दूसरों को खुश रखना जानते हैं, जेकब ने सोचा और अपना अकाउंट नंबर बता दिया। डगलस ने अपनी स्टार वॉच दबाई और जेकब के खाते में राशि ट्रांसफर कर दी। जेकब की स्टार वॉच वाइब्रेट हुई और उसे पता चल गया कि ट्रांसफर सफल हो गया है। उसने स्टार वॉच खोली और बैंक का मैसेज देखकर उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। ट्रोल ऑफ जस्ट ने आपके पर्सनल बैंक अकाउंट नंबर 5 स्टार में 1.5 बिलियन गोल्ड कॉइन्स ट्रांसफर किए हैं। जल्द ही एक और मैसेज आया, बधाई हो, आपका अकाउंट बैलेंस 1 बिलियन पार कर गया है। आपका अकाउंट नंबर 6 स्टार बी टियर अपग्रेड के लिए योग्य है। कृपया जल्द से जल्द हमारी नज़दीकी शाखा में प्रक्रिया पूरी करें। जेकब ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ब्लैक शिप लौटाने और एक स्कल को मारने का इनाम इतना बड़ा होगा। हालांकि अगर उसे पता होता कि ब्लैक शिप की कीमत 50 बिलियन थी और इसे पैसों से खरीदा भी नहीं जा सकता था, तो उसे ये अनुचित नहीं लगता। जहां तक अर्थ स्लेयर की बात है, उस पर 450 मिलियन का इनाम था और बाकी करोड़ उन हथियारों के लिए थे। ये जेकब को चौंकाने का एक तरीका भी था कि गोल्डन स्वॉर्ड कंट्री कितनी दरियादिल है, और अगर वो वफादार रहा तो उसे और फायदा होगा। ये शायद किसी और पर काम कर जाता, लेकिन जेकब पर इसका कोई असर नहीं हुआ। शुक्रिया, जेकब ने फिर भी धन्यवाद दिया और स्टार वॉच बंद कर दी। स्टार इन्फॉर्मेशन सी खरीदने की वजह से उसका क्रेडिट कम हो रहा था, तो ये राशि सही वक्त पर आई। डगलस को जेकब की शांत और बिना उत्साह वाली प्रतिक्रिया अजीब लगी, क्योंकि कोई भी जो अचानक अरबपति बन जाए, उसकी प्रतिक्रिया कहीं ज्यादा तीव्र होती, खासकर अगर वो जेकब जैसा देहाती हो। फिर भी उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे 1 बिलियन उसकी नज़रों में कुछ भी ना हो। इसलिए डगलस ने सोचा कि शायद जेकब को 1 बिलियन क्या होता है पता ही नहीं, या उसे पैसों की परवाह नहीं है, क्योंकि वो जंगल से है और वहाँ पैसे मायने नहीं रखते। जल्द ही वे एक भव्य इमारत के सामने रुके, जिसका नाम था द ग्रैंड हॉलिडे इन। मुझे लगता है मिस्टर जैक हमारे लंबे सफ़र के बाद काफ़ी थक गए होंगे, तो हम ईस्टर सिटी के सबसे अच्छे होटल इस इन में रुकेंगे। उम्मीद है यह आपकी पसंद का होगा। डगलस जीप से उतरते हुए हंसा। जेकब की आंखों में मजाक उड़ाने वाली चमक थी। फिर वो जीप से उतरा। उसने भव्य प्रवेश द्वार को देखा, जहां एक गॉब्लिन बेलबॉय बनकर खड़ा था और उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर ले गया, क्योंकि डगलस एक माउंटेन ट्रोल था। डगलस ने अपने लिए 2 बड़े कमरे बुक किए और जेकब को चाबी देते हुए कहा, कृपया पहले जाइए मिस्टर जैक, मैं डिनर के लिए आपके साथ शामिल होने से पहले एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। जेकब ने ज्यादा परवाह नहीं की और बस सिर हिला दिया। गॉब्लिन बेलबॉय उसे दूसरी मंजिल पर उसके कमरे तक ले गया। कमरे में पहुंचने के बाद जेकब ने बैंगनी पर्वत वाले गॉब्लिन से कहा, अगर मेरे साथ वाला व्यक्ति मुझे ढूंढने आए तो कहना कि मैं रात के लिए सो गया हूं और सुबह तक परेशान नहीं होना चाहता। जी माय लॉर्ड। उसने तुरंत सम्मानपूर्वक सहमति दी। जेकब ने सिर हिलाया और गॉब्लिन की तरफ एक गोल्ड कॉइन उछाल दिया। यह अच्छा था कि जोडियाक टॉरस बैंक की वजह से कॉमन और रेयर रीजन में करेंसी एक ही थी, वरना जेकब को फिर से स्क्रैच से पैसे जमा करने पड़ते। उसका कमरा शानदार था अगर वो इस दुनिया में आने के बाद देखी गई किसी भी चीज से तुलना करे तो। लेकिन जेकब कमरे को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं था। इसके बजाय उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसने सोचा, कर्स्ड इमॉर्टैलिटी। अगले ही पल किताब उसके सामने हवा में तैरने लगी। जेकब ने ठंडे स्वर में पूछा, मेरे आसपास सबसे ताकतवर प्रजाति कौन सी है? तुम मुझे क्या समझते हो? मैं तुम्हारी डेंजर डिटेक्टर हूं क्या? इमॉर्टिका ने परेशान लहजे में लिखा, जैसे वो किसी वजह से नाराज हो। बस मुझे बताओ कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल्डन एल्फ अभी भी आसपास है या नहीं। जेकब भी नाराज था। वो कैसे नहीं जान सकता था कि उस गोल्डन एल्फ के बारे में जो एक कीड़े की तरह उसका पीछा कर रहा था। उस दिन जब मिलन ने शांति और सामूहिक रूप से उसका सामना किया था, उसने तुरंत इमॉर्टिका को बुलाया था और पूछा था कि उसके आसपास सबसे ताकतवर प्रजाति कौन सी है। जब उसे पता चला कि जहाज पर एक छिपा हुआ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीयर गोल्डन एल्फ है, तो वो जान गया कि अगर उसने शत्रुता दिखाई तो वो मर जाएगा। इसलिए उसने नाटक किया कि वो उनके साथ खेल रहा है और कुछ नहीं जानता। हालांकि कल रात और सुबह मीटिंग के दौरान समन करने का कूल डाउन पीरियड खत्म नहीं हुआ था, इसलिए उसे नहीं पता था कि कोई निगरानी कर रहा है या नहीं। लेकिन उसने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाया। उसने वैसा ही व्यवहार किया जैसा उससे उम्मीद की जा रही थी।
जब जीप में कूल डाउन पीरियड आखिरकार खत्म हुआ तो उसने ईस्टर सिटी पहुंचने तक इसे बचाने का फैसला किया और फिर देखना कि क्या वो गोल्डन एल्फ अभी भी उसका पीछा कर रहा है। सिर्फ वो रेयर टीयर 8 माउंटेन ट्रोल गलियारे के अंत में छिपा है। क्या तुम भागने वाले हो? इमोरतिका ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। जब तक जेकब का सवाल सही था वो जवाब देती थी, और किसी प्रजाति के टीयर का पता लगाना ऐसी चीज थी जिसे उसने पहले कभी खारिज नहीं किया था, और इस बार भी कुछ अलग नहीं था। वो झूठा हरामखोर। जेकब के होंठ एक ठंडी मुस्कान में बदल गए और उसने जवाब दिया, नहीं, मैं भागने वाला नहीं हूं, और मैं भागूं क्यों? वे अभी भी मेरा टेस्ट ले रहे हैं, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी रेंज क्या है। मुझे यकीन है कि अगर मैंने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो एम्बुश मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं शर्त लगा सकता हूं कि इस कमरे की भी अभी निगरानी की जा रही है, और ये सब बस ये देखने का एक सेटअप था कि मेरी वफादारी कहाँ है और मुझे नियंत्रित किया जा सकता है या नहीं। इसके विपरीत मैं एक वफादार गुलाम बनने वाला हूं, जैसा वे सब चाहते थे, और जिस पल मेरा काम उनसे खत्म हो जाएगा वे मुंह फेर लेंगे। है। जेकब ने ठंडे स्वर में ताना मारा और अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा। उसने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था, और कोई चालाकी नहीं की। हे, दिलचस्प दिलचस्प, तुम्हारा ये माइंड गेम मुझे पसंद आया। लेकिन क्या होगा अगर उन्होंने जादुई टेस्ट से मनचाहा रिजल्ट ना मिलने पर तुम्हें सुसाइड मिशन पर भेजने का फैसला किया तो? इमोटिका ने उत्साह से पूछा। मैं वक्त आने पर फैसला करूंगा। मैं बस अभी उनके इन्फॉर्मेशन नेटवर्क में घुसना चाहता हूं, और नाइटमेयर नाइट लीजन इसमें मेरी काफ़ी मदद करेगा। वे साफ तौर पर 3 महाशक्तियों की हरकतों को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, लेकिन किसी वजह से वे अपने नागरिकों पर वो प्रतिबंध लगा सकते थे ताकि उन्हें महाशक्तियों के कोप का शिकार हुए बिना उनसे जुड़ने से रोका जा सके। यहाँ कुछ तो चल रहा है, और अपना अगला कदम उठाने से पहले मुझे पता लगाना होगा कि क्या। जब तक कि जेकब की नज़रें तीखी हो गईं और उसने किताब को अर्थपूर्ण तरीके से देखा, जब तक कि तुम उन पर जासूसी करने या उनके डेटाबेस में घुसपैठ करने में मेरी मदद नहीं कर सकती ताकि मैं वो एलिमेंट कोर्स इकट्ठा करने निकल जाऊं। हा, मुझे ऐसी चीज़ करने के लिए चकमा देने के लिए अभी बहुत जल्दी है, लेकिन कोशिश अच्छी थी। जेकब ने बिना ज़्यादा चौंके नाक सिकोड़ी, क्योंकि उसे इसकी उम्मीद थी। उसने किताब पर और ध्यान नहीं दिया और आरामदायक बिस्तर पर लेट गया। चूंकि वे लोग उससे छुटकारा पाने का इरादा नहीं रखते थे जब तक वो अच्छा व्यवहार करता है, उसे अभी के लिए हमला होने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। छत के अंदर डगलस, जिसने जेकब के असली इरादे जानने का बहाना बनाया था, अभी भी छत के अंदर छिपा हुआ और अपने हाथ में मौजूद स्टार वॉच को ठंडे नज़रों से देख रहा था। वहां जेकब के बिस्तर पर लेटे होने का लाइव सीन चल रहा था। अचानक लाइव फीड पर एक मैसेज पॉपअप हुआ। माइटेली स्वॉर्ड, लगता है हम इस छोटे गंवार की महत्वाकांक्षा के बारे में गलत थे। वो एक कुत्ते की तरह आज्ञाकारी है। हे। डगलस की आंखें अनिश्चितता में सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने भी सोचा था कि जेकब को जैसे ही मौका मिलेगा वो भाग जाएगा, और यही वो मौका था जिसकी उसे ज़रूरत थी। उसने उसे अपने दांत दिखाने के लिए 1 अरब से ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स दिए थे। फिर भी वो यहाँ था, सो रहा था, बिना हमला होने की परवाह किए। भागना तो दूर की बात थी। ईस्टर सिटी में अपने बचे हुए दिन में जेकब ने शहर का दौरा नहीं किया। वो सिर्फ खाने के लिए बाहर निकला, और वो भी इसलिए क्योंकि डगलस ने उसे आमंत्रित किया था। हालांकि इस व्यवहार ने डगलस के मन में कुछ शक पैदा कर दिया, लेकिन वो उस आदमी को उसकी दिलचस्पी नहीं होने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता था। फिर भी डगलस ने निगरानी करना बंद नहीं किया, और उसके पीछे के लोग भी हाई अलर्ट पर थे। अगर जेकब ने भागने की कोशिश की होती या एक निश्चित सीमा छोड़ी होती तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। ईस्टर सिटी की सुरक्षा बहुत कड़ी थी, और सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में भागना लगभग नामुमकिन था। हालांकि चूंकि जेकब ने कोई अजीब हरकत नहीं की तो कुछ नहीं हुआ। अंत में वो दिन आ गया जब उसे फिर से एक काली मिलिट्री जीप में ले जाया गया, जिसमें जेकब और डगलस के साथ एक नया मेहमान भी शामिल हुआ। ये व्यक्ति एक और माउंटेन ट्रोल था जिसका नाम नथानियल था, लेकिन डगलस के विपरीत वो दुबला पतला था। फिर भी उसके चेहरे पर उस गंदी मुस्कान और लोगों के सेवक की तरह बात करने के उसके अंदाज ने जेकब को आशंका से भर दिया। हालांकि जेकब बता सकता था कि ये व्यक्ति अंदर से काला है, जैसे वो अपनी असली पहचान छिपा रहा हो, और जेकब इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानता था। तो मिस्टर जैक, क्या आप तैयार हैं? नथानियल ने मुस्कुराते हुए पूछा, और फ्रंट सीट के शीशे से नकाबपोश जेकब को देखा। डगलस के अनुसार नथानियल ईस्टर सिटी में उसका दोस्त था, और गोल्डन स्वॉर्ड आर्मी में एक रैंक्ड कैप्टन भी था। वो यहाँ इसलिए था क्योंकि उसे भी नाइटमेयर नाइट लीजन में कुछ काम था। जेकब ने भावहीन होकर जवाब दिया, मैं हमेशा तैयार रहता हूं। यही जज्बा चाहिए मेरे विदेशी दोस्त। हमें हमेशा बुरे से बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए। यही एक योद्धा का तरीका है, नथानियल ने गर्मजोशी से कहा। बिल्कुल, जेकब ने सादे ढंग से जवाब दिया।
हालांकि उसे नहीं पता था कि ये बंदा उनके साथ क्यों है, लेकिन जिस पल उसने उसे देखा उसे वो पसंद नहीं आया और वो उसे मारना भी चाहता था। उसके बाद नथानियल ने और सवाल नहीं पूछे क्योंकि वो महसूस कर सकता था कि जेकब बातूनी नहीं है और ना ही वो उससे कुछ उगलवा सकता है। वो बहुत ही उदासीन था। डगलस को भी अब जेकब की असली शख्सियत को लेकर कुछ शक होने लगे थे। वे ईस्टर सिटी के केंद्र में शहर की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारतों में से एक की ओर बढ़ रहे थे। जब वे करीब पहुंचे तो ये एक 100 मंजिला काली इमारत थी। इसकी संरचना एक चौड़ी तलवार जैसी थी और इस काली इमारत के केंद्र में एक बड़ा सुनहरा प्रतीक था। ये एक सुनहरी ढाल थी जिसे काले रंग के सभी प्रकार के हथियारों ने भेद दिया था। ये ज़ोडियाक वॉरियर्स अलायंस का प्रतीक था, एक ढाल जो विभिन्न हथियारों से भेदे जाने के बाद भी बरकरार रह सकती थी। लेकिन जिस चीज ने जेकब को चौंका दिया वो इस इमारत के बगल में बना विशाल काला एरीना था, क्योंकि इसके ऊपर बड़े लाल अक्षरों में लिखा था वॉरियर नाइटमेयर एरीना, अलायंस के प्रतीक के साथ। जब उसने जेकब को काले एरीना को देखते हुए देखा तो नेथानियल ने कहा, ये ज़ोडियक वॉरियर्स अलायंस की खासियतों में से एक है, वॉरियर नाइटमेयर एरीना, जहां कोई भी लड़ सकता है और अकल्पनीय दौलत जीत सकता है। हमारे देश के हर प्रांत में एक एरीना है जो ईस्टर सिटी जैसी सबसे प्रमुख जगहों पर स्थित है। इसके अलावा वॉरियर नाइटमेयर एरीना का सबसे बड़ा आकर्षण डेथ मैच है, जहां कोई भी परिणामों की चिंता किए बिना मार सकता है। अंत में उसने जेकब को एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी। जेकब ने बस नेथानियल को देखा और बिना कोई जवाब दिए सिर हिला दिया। हर कोई जानता था कि ज़ोडियाक वॉरियर्स अलायंस एक बैटल ऑर्गेनाइजेशन है और उनके सभी सदस्य प्रशिक्षित लड़ाके हैं। इसलिए वॉरियर नाइटमेयर एरीना को देखकर जेकब को ज्यादा झटका नहीं लगा। प्राचीन काल से ही योद्धा एक दूसरे से मुकाबला करना पसंद करते थे, ये देखने के लिए कि सबसे ताकतवर कौन है, और इस एरीना ने उन्हें ये पता लगाने का मौका दिया और साथ ही दौलत जीतने का भी। और तो और योद्धाओं के बीच संघर्ष भी काफी सामान्य थे और कभी कभी मौत ही एकमात्र समाधान होती थी। वॉरियर नाइटमेयर एरीना इसे लीगल बनाने का एक बेहतरीन तरीका था, ताकि दूसरे एक दूसरे के खिलाफ साजिश न करें और दूसरों को नीचे न गिराएं। एक बड़ी दीवार थी जो नाइटमेयर नाइट लीजन के पूरे क्षेत्र को घेरे हुए थी, जिसे कोई भी कुछ मील दूर होने पर ही देख सकता था। ढाल के प्रतीक वाले बड़े काले गेट भी थे, जो एक अजीब धातु से बने थे, जो अंधेरे में चमक सकते थे और दिन में जगमगाते थे। अभी गेट खुले थे और हर तरह के लोग अंदर जा रहे थे, क्योंकि आज नाइटमेयर नाइट लीजन का मासिक प्रवेश परीक्षा थी और कई लोग नाइटमेयर नाइट बनना चाहते थे क्योंकि उनके बहुत सारे फायदे थे। कॉमन प्लेन्स के विपरीत रेयर प्लेन्स में कोई ब्लैक नाइट अकेडमी नहीं थी, क्योंकि उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि कॉमन टीयर प्रजातियों की संख्या रेयर टीयर प्रजातियों से ज़्यादा थी, लेकिन वो कॉमन प्लेन्स के लोगों से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थीं, क्योंकि पर्यावरण का अंतर था। हालांकि जेकब ने अपनी शक्तिशाली काया की वजह से इसे नोटिस नहीं किया था, लेकिन रेयर प्लेन्स में ग्रेविटी कॉमन प्लेन्स से 5 गुना ज़्यादा थी। और तो और रेयर फ्रीडम प्लेन्स की ये 4 शक्तियां अनकॉमन रीजन के 3 साम्राज्यों की तरह थीं। बहरहाल किसी भी परिवहन के साधन को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, यहां तक कि सेना को भी। इसलिए उन्हें जीप को आधा मील दूर अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में पार्क करना पड़ा। इसके बाद वे दूसरे लोगों की तरह पैदल चले। नथानियल और डगलस ने कोई मिलिट्री यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, इसलिए किसी ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जेकब अपने आसपास के लोगों को भी देख रहा था। वे सभी शक्तिशाली लग रहे थे और कुछ डगलस जितने ही मजबूत थे। डगलस के अनुसार उनमें से ज्यादातर एंट्रेंस टेस्ट दोबारा दे रहे थे, जिसे उसे आश्चर्य हुआ कि एक मामूली एंट्रेंस टेस्ट में फेल होने के लिए एक रेयर टीयर 8 फाइटर को क्या मजबूर कर सकता है। हालांकि डगलस ने जेकब को यह नहीं बताया था कि नाइटमेयर नाइट लीजन का एंट्रेंस टेस्ट सिर्फ शारीरिक ताकत के बारे में नहीं था, इसमें कुछ और पहलू भी थे। वे बस ये देखना चाहते थे कि जेकब में जादुई क्षमता है या नहीं, और उसके बाद टेस्ट पास करना या न करना पूरी तरह जेकब पर निर्भर था। लेकिन अगर वो एंट्रेंस टेस्ट पास करने में विफल रहा तो उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा, जब तक कि वो इन लोगों की तरह लेवल 2 नागरिक न बन जाए। वास्तव में उन्होंने जेकब से आधी से ज़्यादा जानकारी छिपाई थी, जो स्टार इन्फॉर्मेशन सी पर नहीं थी। इसलिए जेकब के पास इस जानकारी के संपर्क में आने का और भी कम मौका था। लेकिन जेकब ने कभी उनकी हर बात पर विश्वास नहीं किया। उसने डगलस से पूछा था कि क्या वो भी 1 स्टार नाइटमेयर नाइट है, और उसका जवाब सीधा था नहीं। इसलिए उसने मान लिया था कि या तो डगलस को दिलचस्पी नहीं थी या उसके पास टेस्ट पास करने का कौशल नहीं था। दोनों बातों की 50-50 संभावनाएं थीं। लेकिन अब जब उसने डगलस के ही स्तर के कुछ फाइटर्स को देखा तो वो जानता था कि शायद दूसरा मामला हो। जैसे ही वे गेट में दाखिल हुए तो उन्हें एक हट्टे कट्टे बर्बेरियन ने रोका, जिसका चेहरा खूंखार था और उसके सीने के कवच पर एक सुनहरे सितारे के साथ अलायंस का प्रतीक लगा था।
उसके हाथ में एक काला डिवाइस भी था। ये साफ था कि वो 1 स्टार नाइटमेयर नाइट था। उसने उनके सामने काला डिवाइस घुमाया और ठंडे स्वर में कहा, अपनी स्टार नेटवर्क आईडी रजिस्टर करो। नथानियल ने अचानक अपनी जेब से उसी तरह का प्रतीक निकाला जो बर्बेरियन पहने हुए था और एक दोस्ताना मुस्कान के साथ कहा, तुम नए लगते हो कॉमरेड, लेकिन सिर्फ मेरा छोटा दोस्त एंट्रेंस टेस्ट के लिए यहाँ है। बर्बेरियन एक पल के लिए चौंका, फिर उसने सिर हिलाया। आप एक विजिटर के साथ अंदर जा सकते हैं। शुभकामनाएं, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, नथानियल ने उत्साह बढ़ाते हुए कहा, और फिर वो और डगलस जेकब को अकेला छोड़कर मुख्य इमारत की तरफ चले गए। तुम्हारी स्टार नेटवर्क आईडी, बर्बेरियन ने फिर से ठंडे स्वर में मांगी। जेकब को अकेले में काफी बेहतर महसूस हुआ और दूसरों की तरह उसने अपनी स्टार वॉच को डिवाइस पर दबाया, जिससे डिवाइस ने उसकी स्टार वॉच को स्कैन किया और उसकी आईडी डिवाइस पर दिखाई दी। तुम्हारा एग्जाम टाइप कॉमन या रेयर, उसने जेकब से ठंडे स्वर में पूछा। चूंकि कई लोग यहाँ सिर्फ रैंक 1 से रैंक 9 नाइटमेयर नाइट एग्जाम के लिए थे, जो कॉमन प्रजातियों के लिए था, न कि 1 स्टार नाइटमेयर नाइट रैंक जो रेयर टियर प्रजातियों के लिए विशिष्ट था। हालांकि दूसरे अभी भी लोअर रैंक टेस्ट देने या हायर रैंक पर जाने का विकल्प चुन सकते थे। अलायंस द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर था। रेयर एंट्रेंस टेस्ट में एक मैजिक टैलेंट टेस्ट शामिल था। जेकब हैरान था क्योंकि किसी ने उसे इस विकल्प के बारे में नहीं बताया था और उसे डगलस द्वारा केवल 1 स्टार नाइटमेयर नाइट रैंक एग्जाम देने के बारे में सूचित किया गया था। अपनी नाराजगी के बावजूद उसने जवाब दिया, रेयर। बर्बेरियन ने सिर हिलाया और रेयर टाइप पर दबाया। अगले ही पल डिवाइस से सुनहरे अक्षरों वाला एक काला पेपर टिकट निकला और बर्बेरियन ने इसे जेकब को सौंप दिया। ठीक है, तुम्हारा पार्टिसिपेंट नंबर 97 है। वॉरियर नाइटमेयर एरिना की ओर जाओ। तुम्हारी एग्जाम लोकेशन फ्लोर 2 एरिया E30 पर है। बस उन्हें अपना पार्टिसिपेंट टिकट दिखाओ और वे तुम्हें गाइड करेंगे। ये कहकर उसने जेकब को नजरअंदाज कर दिया और अन्य प्रतिभागियों को रजिस्टर करना शुरू कर दिया। एंट्रेंस एग्जाम के लिए यहाँ दर्जनों लोग रजिस्टर कर रहे थे। ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को तेज बनाने और जगह को कम भीड़भाड़ वाला बनाने के लिए किया गया था। और तो और इनमें से कुछ लोग यहाँ बस अपनी किस्मत आजमाने आए थे, इसलिए ये पहला टेस्ट उन्हें उन लोगों से अलग करने का सबसे तेज तरीका था जिनमें सच्ची क्षमता थी। जैकोब अन्य प्रतिभागियों के पीछे पीछे वॉरियर नाइटमेयर एरिना की तरफ बढ़ा। एरिना के बड़े प्रवेश द्वार पर एक खूंखार माउंटेन ट्रोल खड़ा था, जिसके हाथ में एक लंबा नीला भाला था और वो एक रौबदार आभा छोड़ रहा था। जो कॉमन टाइप में है वे पहली मंजिल पर बाईं ओर जाएं, और जो रेयर टाइप में है वे दाईं और दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ें, उसने ठंडे स्वर में कहा। जैकब ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी और जैसा कहा गया था वैसा ही किया, और दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ते ही बड़ी भीड़ एक छोटे समूह में बदल गई, क्योंकि रेयर टाइप का एग्जाम कोई मजाक नहीं था और बहुत कम लोग हर महीने इसे देते थे। पास होने की दर तो और भी दयनीय थी। जब सब दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो वो काफी विशाल थी और वहां नेम टैग लगे थे। जैसे जैकब ने जहां से प्रवेश किया वो एरिया C10 था, जबकि उसकी मंजिल एरिया E30 थी। चलते रहें जब तक आपको अपना आवंटित क्षेत्र न मिल जाए। अगर कोई शुरुआत में गलत क्षेत्र में पाया गया तो उसे फेल माना जाएगा। विशाल हॉल में एक ठंडी आवाज गूंजी जो एक स्पीकर से आ रही थी। जिनका एरिना C से नीचे है वे दाईं ओर जाएं और C से ऊपर वाले बाईं ओर। एक और आवाज इस वक्त आई। इसके बाद जैकब को ज्यादा भटकना नहीं पड़ा और एरिया D20 पार करने के बाद उसे जल्दी ही एरिया E30 मिल गया, जो वास्तव में एक विशाल गलियारा था और कुछ प्रतिभागी वहां इकट्ठा हो रहे थे। जैसे ही जैकब उस छोटे समूह के पास पहुंचा, एक ऑर्क जो एरिया E30 में खड़ा था ने अचानक जैकब का ध्यान खींचा। वो उसका हुलिया देखकर चौंक गया, क्योंकि वो बिल्कुल पिग फेस जैसा दिखता था, सिवाय उसके गहरे भूरे फर के, और वो लंबा भी था। इस पल उसे सब कुछ समझ आ गया और उसे आखिरकार पिग फेस का बैकग्राउंड पता चल गया। मेरे पास अभी भी वो कनखजूरा मेरे पेंडेंट में है। अब जब मैं रेयर प्लेन्स में हूँ, मुझे उसे इस्तेमाल करने और कंट्रोल में रखने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए। जैकब ने अचानक इक्लिप्स एलिप्स इम्हॉफ यानी ब्रेन हंटर के बारे में सोचा। वो ब्रेन हंटर साफ तौर पर ऐसी चीज नहीं थी जिसे अकेला छोड़ा जा सके, इसलिए जैकब ने उसे कभी इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे कंट्रोल करने का भरोसा नहीं था। न ही उसे पता था कि उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। इसलिए उसने उसे इन्फिनिटी पेंडेंट में छोड़ दिया जब तक कि उसे पूरी तरह कंट्रोल करने का तरीका न मिल जाए। अब जब उसने उस पिग हेड ऑर्क को देखा तो उसे फिर से याद आया और वो सोचने लगा कि उसे कैसे ठीक से कंट्रोल किया जाए ताकि उसके भागने की चिंता न हो। बहरहाल जैकब ने यहाँ का काम खत्म होने के बाद इस पर विचार करने का फैसला किया। उसने एक खाली कोना ढूंढा और चुपचाप दूसरों की तरह इंतजार करने लगा। किसी को एक दूसरे से बात करने में दिलचस्पी नहीं थी,
क्योंकि वे इस टेस्ट में दुश्मन बन सकते थे। लाइव ब्रॉडकास्ट और एक क्रूर दर्शक। नाइटमेयर नाइट लीजन की 100 मंजिला इमारत की 5वीं मंजिल पर इस वक्त एक विशाल स्क्रीन और उसके सामने कुर्सियों की कतारों वाले इस विशाल कमरे में लोग आ रहे थे। डगलस और नथानियल भी इस वक्त प्रकट हुए और एक सीट चुनकर बिना आवाज किए बैठ गए। डगलस ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें उसके बारे में क्या लगता है? नथानियल ने एक अस्पष्ट मुस्कान के साथ खाली स्क्रीन को देखा। वो उदासीन है लेकिन बेवकूफ नहीं। अभी के लिए मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। चलो पहले उसका प्रदर्शन देखते हैं। अगर उसमें जादुई क्षमता नहीं हुई लेकिन वो 1 स्टार नाइटमेयर नाइट बन गया या नहीं तो वो मेरे अधीन होगा। ये पहले ही तय हो चुका है। लेकिन अगर उसमें जादुई क्षमता हुई तो मैं निराशा में यहाँ से चला जाऊंगा। उसने मुस्कुराते हुए खुलासा किया। डगलस की प्रतिक्रिया शांत थी, जैसे उसे पहले से पता हो। लेकिन उसे अपनी यूनिट में भेजना बहुत जल्दी नहीं है। उसे वाइल्ड नेशन जाने से पहले अभी भी बेसिक ट्रेनिंग से गुजरना होगा, वरना हम अपनी ही शून्यता की वजह से एक संपत्ति खो देंगे। नथानियल ने कोई जवाब नहीं दिया और सूक्ष्मता से उत्तर दिया, अगर वो 1 स्टार नाइटमेयर नाइट बन गया तो बेसिक ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। मेरा यकीन करो, इस तरह का व्यक्ति अनुभव से बहुत जल्दी सीखता है। वो एक जंगली नस्ल है, उसका यहाँ कोई स्थान नहीं है सिवाय युद्ध के मैदान के। डगलस ने इस वक्त ताना मारा, तुम्हें बस अपने लिए एक नया खिलौना चाहिए और मैं काफी हैरान हूँ कि वे तुम्हें उस बंदे को भी लेने दे रहे हैं, तुम्हारे पिछले आचरण को जानने के बावजूद। नथानियल को गुस्सा नहीं आया, इसके बजाय उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई, जो अब दोस्ताना नहीं बल्कि भयानक थी। डगलस ने अपनी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन महसूस की और अपना मुंह बंद कर लिया, अब नहीं बोला। इस वक्त स्क्रीन अचानक जल उठी और कमरे में एक ठंडी आवाज गूंजी, प्रिय दर्शकों, नाइटमेयर नाइट लीजन का एंट्रेंस टेस्ट शुरू होने वाला है और इसे निष्पक्ष बनाने के लिए हम इसे हमारे लीजन के सदस्यों और मौजूद मेहमानों के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे। मैजिक डिटेक्शन क्रिस्टल और जैकब का सच। एरिया E30 में वही आवाज गूंजी। जैकब को मिलाकर एरिया E30 में कुल 53 प्रतिभागी थे। प्रिय प्रतिभागियों, टेस्ट शुरू होने वाला है और जो कोई भी इसके बाद दिखाई देगा उसे बिना किसी अपवाद के फेल माना जाएगा, भले ही उसके पास प्रतिभागी टिकट हो। मौजूदा प्रतिभागी कृपया एरिना ई में प्रवेश करें, जहां टेस्ट इंस्पेक्टर द्वारा क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। इस घोषणा के बाद एरिना ई की ओर जाने वाला दरवाजा अचानक खुल गया, जिससे सबका ध्यान खिंचा। बिना किसी हंगामे के वे सब एक एक करके अंदर चले गए। जब जैकब ने दरवाजा पार किया तो वो एक विशाल गुंबद के नीचे प्रकट हुआ और बीच में एक 100 वर्ग मीटर का पारदर्शी कांच का चौकोर था, जो साफ तौर पर एक फाइटिंग रिंग थी। फिर इस रिंग से 20 मीटर दूर खाली दर्शक स्टैंड्स थे। ठीक है, सब लोग 2 कतारों में इकट्ठा हो जाओ। दाईं ओर वे जिन्होंने ये टेस्ट पहले दिया है और बाईं ओर नए लोग। एक मजबूत आवाज ने सबका ध्यान खींचा। सिल्वर कवच में एक 3 मीटर लंबा बारबेरियन, जिसकी पीठ पर एक चौड़ी तलवार थी, बाईं ओर एक छोटे प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। वो भी एक 1 स्टार नाइटमेयर नाइट था। उन प्रतिभागियों ने उसके निर्देश का पालन किया और 1 मीटर की दूरी रखकर 2 कतारें बना ली। जैकब की हैरानी के लिए बाईं कतार में वो अकेला था, जिसका मतलब ये था कि उसके अलावा हर कोई ये परीक्षा दोबारा दे रहा था। हर कोई इस वक्त उसे एक अजूबे की तरह घूर रहा था, यहाँ तक कि बारबेरियन भी उसे बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। वो फिर बोला, मेरा नाम जेसियन है और मैं इस एंट्रेंस एग्जाम में तुम्हारा इंस्पेक्टर हूँ। चूंकि हमारे पास एक नया व्यक्ति है जो यहाँ काफी दुर्लभ नजारा है, मुझे पहले टेस्ट के नियम समझाने होंगे। जेसियन हंसा और नकाबपोश जैकब को देखा, जो भावहीन लग रहा था। कुछ प्रतिभागी भी मुस्कुराए, क्योंकि वे जैकब को नीची नजर से देख रहे थे, क्योंकि वो एक नया व्यक्ति है जिसे नहीं पता कि वो किस में फंस रहा है। जेसियन ने देरी नहीं की और बोला, क्षमता का परीक्षण जितना सरल हो सकता है उतना है, जैसा कि हर कोई मेरे पीछे इस क्रिस्टल को देख सकता है। तुम रास्ते में हो, हम इसे देख नहीं सकते। भीड़ में कोई हंसा। ओह, जेसियन ने जल्दी प्रतिक्रिया दी और तुरंत एक तरफ हट गया, जिससे एक छोटा पिलर दिखाई दिया। इस पिलर पर एक सफेद क्रिस्टल बॉल थी, जिसका व्यास 4 फीट था। जेसियन ने अपनी व्याख्या जारी रखी। अहम, तो जैसा कि हर कोई देख सकता है, ये एक मैजिक डिटेक्शन क्रिस्टल है और अगर किसी में जादुई क्षमता हुई तो ये चमक उठेगा और वो व्यक्ति सीधे इस परीक्षा को पास कर सकता है और एक नाइटमेयर मैजिक नाइट बन सकता है। चूंकि आप में से बहुत से लोग इस परीक्षा को दोहरा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई जादुई क्षमता नहीं है, तो हमें दूसरे टेस्ट की ओर बढ़ना चाहिए था। हालांकि उसकी नजरें जैकब पर पड़ी और वो मुस्कुराया। हालांकि चूंकि हमारे पास एक नया व्यक्ति है, क्षमता का परीक्षण आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, नए वाले, मुझे अपना प्रतिभागी टिकट दो। अपने हाथ इस क्रिस्टल पर रखो और फिर दुआ करो कि ये जल जाए। हालांकि कोई नहीं हंसा, क्योंकि वे सब जानते थे कि कैसा लगता है जब वो कमबख्त क्रिस्टल सुस्त पड़ा रहता है
और किस्सा कहानी वाले जादू के संपर्क में आने के उनके सपनों को चकनाचूर कर देता है। उन सब ने सोचा कि ये नया वाला भी वही भुगतेगा, क्योंकि मैजिक नाइट्स बहुत दुर्लभ थे और ऐसी क्षमता वाली प्रजातियां सभी केंद्रीय प्रांतों में थीं। जैकब की आंखें भी उम्मीद से चमक उठीं, क्योंकि अमरता के बाद जादू ही वो चीज थी जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था। आखिरकार इसका मतलब अकल्पनीय शक्ति और संभावनाएं थीं। तो वो प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ा, अपना टिकट जेसियन को दिया और फिर सफेद क्रिस्टल की तरफ बढ़ा। यहाँ तक कि दर्शक कमरों में बैठे लोग भी गौर से देख रहे थे, क्योंकि जैकब की आकृति अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। सबकी तीखी नजरों के नीचे जैकब ने गहरी सांस ली और अपने हाथ क्रिस्टल पर रख दिए। हर कोई क्रिस्टल को घूर रहा था, पूरा सन्नाटा था। यहाँ तक कि जेसियन के चंचल हाव भाव भी गंभीर हो गए थे। हालांकि जब पूरा 1 मिनट बीत गया और अभी भी कोई रोशनी नहीं थी, तो सब ने आह भरी, क्योंकि इसका मतलब ये था कि इस नए वाले के पास भी जादू के साथ कोई संबंध नहीं है और वो अब शायद इतना उदास होगा कि लंबे समय तक हिल नहीं पाएगा। फिर भी जैकब ने बस अपने हाथ हटाए और हंसा, जैसी उम्मीद थी। फिर उसने जेसियन को देखा और पूछा, अब क्या? जैकब को लगा कि इस बंदे के दिमाग में कुछ गड़बड़ है, या उसे पता ही नहीं कि उसने किस तरह का मौका गंवा दिया है और वो पूरी जिंदगी औसत रहेगा। लेकिन ठीक इसी पल सबकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं जब उन्होंने जैकब के पीछे देखा। जेसियन और बाकी सभी के चौंकाने वाले भाव देखकर जैकब की आंखें सिकुड़ गईं। वो घूमा और मैजिक डिटेक्शन क्रिस्टल की ओर देखा, और जो उसने देखा उससे वो भी सन यानी कि शॉक्ड रह गया। हैरानी की बात यह थी कि सफेद क्रिस्टल चटकना शुरू हो गया था और दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैल रही थीं। अगले ही पल क्रिस्टल अचानक ऐसे फट गया जैसे किसी ने कांच को दीवार पर दे मारा हो और टुकड़े टुकड़े होकर फर्श पर बिखर गया। जेसियन की आंखें सिकुड़कर दरारों जैसी हो गईं, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि क्या हुआ। पोटेंशियल टेस्ट के इतिहास में मैजिक डिटेक्शन क्रिस्टल कभी नहीं टूटा था। दर्शक भी हक्के बक्के थे, क्योंकि क्रिस्टल चमते नहीं बल्कि टूट गया, और वे भी उतने ही उलझन में थे जितने कि इसे देखने वाला कोई भी। जेसियन ने आखिरकार जैकब की तरफ देखा और सख्ती से कहा, तुम्हारी प्रजाति क्या है? वो निकाब अभी उतारो। जैकब को इस वक्त जेसियन से बुरा एहसास हो रहा था, जो उसके पहले वाले खुशमिजाज स्वभाव से बिल्कुल अलग था। लेकिन वो ये भी जानना चाहता था कि इस घटना का मतलब क्या है, इसलिए उसने तुरंत कर्स्ड इमॉर्टैलिटी को समन किया। साथ ही उसने जेसियन को जवाब दिया, क्योंकि वो लीजन के हेडक्वार्टर्स के बीचों बीच कोई गलतफहमी नहीं चाहता था। मैं यहाँ सिर्फ टेस्ट देने आया हूँ, क्योंकि मुझे बताया गया था। मैं इन ज़मीनों पर नया हूँ और मुझे नहीं पता कि इन सब का क्या मतलब है। जैकब ने अपना निकाब उतारते हुए कहा, जिससे उसका घावों भरा चेहरा सामने आ गया, जो बहुत डरावना लग रहा था। साथ ही उसने मन ही मन इमोटिका से ठंडे स्वर में पूछा, अभी क्या हुआ? हालांकि जैकब अपने अंदर जादू ढूंढना चाहता था, लेकिन वो इसके बारे में ज़्यादा आशावादी नहीं था, क्योंकि ये क्रिस्टल शायद उस पर काम ना करे, जैसे कई अन्य प्रजातियों पर। लेकिन ये स्थिति जहाँ ये विसंगति प्रकट हुई, वो आखिरी चीज़ थी जो वो चाहता था जब वो भेड़ियों की मांद के ठीक बीच में था। अब वो सिर्फ इतना ही सहयोग कर सकता था जितना वो कर सकता था, और उम्मीद कर सकता था कि जो भी हो वो उसे किसी खतरनाक स्थिति में ना डाले। जेसियन की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने जैकब की सफाई सुनी, और उसके चेहरे से वो साफ बता सकता था कि जैकब झूठ नहीं बोल रहा और बिना कोई हंगामा किए सहयोग भी कर रहा है। इमोटिका ने भी जैकब के सवाल का जवाब दिया, जो वास्तव में जवाब कम और ताना ज्यादा था। ये मेरी गलती नहीं है कि वो दोषपूर्ण कांच टूट गया है ना? जैकब ने ये नोट देखकर मन ही मन कोसा, और वो जानता था कि ये सचमुच सिरदर्द बनने वाला है। मेरे आसपास मुझसे ज्यादा मजबूत या मेरे लेवल की कितनी प्रजातियां हैं? उसने सवाल बदला। इतनी कि वो तुम्हारा साथ निभा सकें तब तक कि तुम थकावट से मर ना जाओ। जैकब का चेहरा उतर गया जब उसने ये पढ़ा, इसलिए उसने भागने की योजना छोड़ दी अगर हालात बिगड़ें तो। इस वक्त स्पीकर से फिर वही ठंडी आवाज गूंजी, प्रतिभागी संख्या 97, कृपया मीटिंग एरिया की ओर बढ़ें। जेसियन के होंठ मुड़े जब उसने ये सुना, और उसने जैकब को उसका प्रतिभागी टिकट थमा दिया और बाईं ओर के मेटल दरवाजे की तरफ इशारा किया। जाओ, मुझे लगता है तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा मौका मिल सकता है, उसने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। हालांकि जैकब उस पर कभी विश्वास नहीं करेगा, फिर भी वो आगे बढ़ा, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था। लेकिन दिल ही दिल में उसने फैसला कर लिया था कि पहला मौका मिलते ही वो गायब हो जाएगा। भले ही ये घटना कोई खतरे की घंटी ना बजाए, लेकिन जैकब के लिए पूरी तरह से रिलैक्स ना होने के लिए ये काफ़ी थी। सबकी नज़रों के नीचे वो दरवाजे के पीछे वाले रोशन गलियारे में दाखिल हुआ। उसने अपना निकाब भी पहन लिया और इमोटिका को खुला रखा। जल्द ही वो एक चौराहे पर पहुंचा।
इस वक्त उसने एक रास्ते से हल्के कदमों की आहट सुनी और जल्द ही उसने एक लंबी पतली आकृति को पास आते देखा। वो एक और बारबेरियन थी जिसने सफ़ेद स्किन टाइट बॉडी आर्मर पहना हुआ था जो उसके कर्व्स और बड़े सीने को उजागर कर रहा था। वो एक जंगली सुंदरी की तरह थी जिसकी तीखी नीली आंखों में आग थी। उसने जैकब को ठंडी नज़रों से देखा और कहा, मेरे पीछे आओ। फिर वो मुड़ी और जैकब की परवाह किए बिना चली गई। जैकब भी बात करने के मूड में नहीं था और चुपचाप पीछे हो लिया। जैकब की हैरानी के लिए उन्होंने एक और गलियारा पार किया और एक दरवाजे से अरीना से बाहर निकल गए और उनके सामने एक पुल था जो मुख्य इमारत से जुड़ा हुआ था। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने आखिरकार पूछा जब वे उस पुल पर चल रहे थे जो दूसरी मंजिल से जुड़ा था। नाइटमेयर नाइट कमांडर से मिलने, उसने बिना कुछ छिपाए ठंडे स्वर में जवाब दिया। ये सचमुच कोई साधारण मामला नहीं है। जैकब उदास हो गया क्योंकि वो जानता था कि नाइटमेयर नाइट कमांडर असल में नाइटमेयर नाइट लीजन के गिल्ड मास्टर या ब्रांच मैनेजर की तरह होता है। लेकिन नाइटमेयर नाइट कमांडर केवल ईस्टर सिटी जैसी शाखाओं में नियुक्त किए जाते थे जिनके साथ नाइटमेयर वॉरियर अरीना जुड़ा होता था, और अन्य शाखाओं को नाइटमेयर नाइट वाइस कमांडर नियंत्रित करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी नाइटमेयर नाइट कमांडर के पास कम से कम 2 स्टार स्ट्रेंथ होती थी। तो ईस्टर सिटी के नाइटमेयर नाइट कमांडर द्वारा बुलाया जाना सचमुच बहुत बड़ी बात थी, और जैकब को ये भी नहीं पता था कि ये मुलाकात उसके लिए क्या लाएगी। जल्द ही वे मुख्य इमारत में दाखिल हुए और जैकब का स्वागत एक बंद दरवाजे और एक बर्ड केज एलिवेटर से हुआ। वे बिना किसी हिचकिचाहट के एलिवेटर की तरफ बढ़ी और जैकब को देखकर तिरस्कार से बोली, ये एक एलिवेटर है, घबराना मत, बस अपनी जगह पर खड़े रहो और सब ठीक होगा। जैकब ने एक भौं ऊपर चढ़ाई जब उसने ये सुना, मुझे नहीं पता कि एलिवेटर क्या होता है। कबाड़ का ये पुराना टुकड़ा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे चौंका सके। उसने मन ही मन ताना मारा लेकिन अपने विचार जाहिर नहीं किए और आज्ञाकारी बनकर उसके बगल में खड़ा हो गया। जैकब अंदाज़ा लगा सकता था कि रेयर प्लेन्स में ये एलिवेटर भी एक लग्जरी है, इसलिए जो कोई इन्हें पहली बार देखेगा वो चौंक जाएगा और हैरान होगा। बारबेरियन महिला ने गेट लॉक किया और फिर बटन पैनल के की होल में एक मेटल की चाबी डाली और उसे घुमाने के बाद उसने कांसे का बटन दबाया जिस पर 100 नंबर लिखा था, और वो चमकने लगा जैसे लिफ्ट ऊपर उठ रही है। हालांकि जब उसने जैकब के चेहरे पर हैरानी के भाव देखने के लिए उसकी ओर देखा तो वो निराश हुई क्योंकि वो स्थिर रहा और आश्चर्य का कोई संकेत नहीं दिखाया। कूल बनने का नाटक कर रहा है, उसने ध्यान देना बंद करने से पहले तिरस्कार से सोचा। लगता है चीज़ें काफ़ी आसानी से स्मूथली चल रही हैं। जैकब ने हताशा के साथ किताब में वो लाइन पढ़ी। वो जानता था कि ये शापित किताब बस उसकी मुसीबत का मज़ा ले रही है, जबकि वो जानती है कि क्या हो रहा है। क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे कोई हिंट नहीं देना चाहती? वरना मैं आज मर सकता हूँ, या इससे भी बदतर, वे मुझे एक टेस्ट सब्जेक्ट में बदल सकते हैं। उस समय तुम शायद और मज़ा ना ले पाओ। जैकब ने किताब को फंसाने की कोशिश की, हालांकि उसकी किस्मत में निराशा ही लिखी थी। जो भी हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, चाहे कोई भी पाबंदी ना हो। मैं बस एक किताब हूँ, कोई हथियार नहीं। हिंसा मेरा मजबूत पक्ष नहीं है, तो तुम अकेले हो। ये कहकर मुझे हंसाओ मत कि हिंसा तुम्हारा मजबूत पक्ष नहीं है, तुम शायद हिंसा के लिए ही बनी हो। जैकब ने मन ही मन ठंडे स्वर में खंडन किया। ओह, तुम्हें पता चल गया, लेकिन कैसे? जैकब ने नफरत भरी किताब को नज़रअंदाज कर दिया। अगर उसे मजबूत प्रजातियों का पता लगाने के लिए इसकी ज़रूरत ना होती तो वो इसे पहले ही गायब कर चुका होता। एलिवेटर अपेक्षाकृत धीमा था और 100वीं मंजिल तक पहुंचने में उसे 5 मिनट से ज़्यादा का समय लगा। जब वे दोनों बाहर निकले तो वहाँ एक विशाल लंबा हॉल था जिसके दोनों तरफ 10 दरवाजे थे, जबकि इस हॉल के अंत में केवल एक जोड़ी दरवाजे खुले हुए थे। इस हॉल के केंद्र में 2 और बर्ड केज एलिवेटर थे। बारबेरियन महिला जैकब को उन खुले दरवाजों की तरफ ले गई और वो पीछे पीछे चला। जब वे कमरे में दाखिल हुए तो जैकब की आंखें सिकुड़ गई क्योंकि उसने आयताकार मेज के चारों ओर कुर्सियों पर बैठे 2 जाने पहचाने चेहरे देखे। वे डगलस और नथैनियल थे। आखिरकार इन दोनों के सामने एक मासल व्यक्ति बैठा था जिसकी त्वचा छोटे हीरे के आकार के नीले शल्कों से भरी थी और उसकी सांप जैसी ठंडी आंखों के नीचे 2 छोटे बैंगनी टीले थे। इम्मोटिका ने इस वक्त इस व्यक्ति के बारे में विवरण दिया। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टियर 1 पर्पल पॉइजन स्नेक मैन है, जो डेमी ह्यूमंस में से एक है। स्नेक मैन रेस के बीच काफ़ी दुर्लभ नस्ल। उसके पास इंटरमीडिएट लेवल 4 स्टार पॉइजन एलिमेंट कोर भी है। टस्क तुम्हारे लिए बेकार है मुझे लगता है, फिर भी जानलेवा है। जैकब का दिल ठंडा हो गया क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति से पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसलिए वो चुप रहा और ये देखने का फैसला किया कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। बारबेरियन महिला ने इस वक्त सम्मानपूर्वक स्नेक मैन से बात की।
यही वो व्यक्ति है जिसके लिए आपने अनुरोध किया था, कमांडर। ये स्नेक मैन कोई और नहीं बल्कि नाइटमेयर नाइट कमांडर निक्सन था। निक्सन ने अपनी सांप जैसी आंखों से जैकब को ठंडी नजरों से देखा और अचानक उसके फीके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। और शुक्रिया एली, कृपया हमें अकेला छोड़ दें। मिस्टर जैक, कृपया बैठिए। एली ने सवाल नहीं किया और दरवाज़ा बंद करके चली गई। जैकब ने अचानक इस पर डगलस और नथानियल के चेहरों पर ध्यान दिया और वे थोड़े ठंडे और बदसूरत थे। निक्सन फ्रेंडली लहजे में बोला, मुझे आधिकारिक तौर पर अपना परिचय देने दें। मेरा नाम निक्सन है और मैं ईस्टर सिटी की शाखा का मौजूदा नाइट कमांडर हूँ। मिस्टर जैक, मैं सेक्रेटरी डगलस से आपके बारे में पहले ही जान चुका हूँ। जहाँ तक सवाल है कि अरीना में उस अजीब घटना के बाद आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है, मैं सब समझाऊंगा। लेकिन पहले उसने जैकब को अर्थपूर्ण ढंग से देखा और मुस्कुराते हुए सवाल किया, क्या आप नाइटमेयर नाइट लीजन में शामिल होना चाहते हैं हमेशा के लिए? क्या आप नाइटमेयर नाइट लीजन में शामिल होना चाहते हैं हमेशा के लिए? निक्सन के इस अचानक और अप्रत्याशित सवाल से जैकब चौंक गया। डगलस ने अचानक मेज पर हाथ पटका और ठंडे स्वर में कहा, कमांडर निक्सन, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। नथानियल का चेहरा भी बिगड़ गया था क्योंकि निक्सन उनके सामने ही उनके आदमी को हथियाने की कोशिश कर रहा था। वो साफ तौर पर उन्हें हवा समझ रहा था और गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री को कोई भाव नहीं दे रहा था। निक्सन एक डेमी ह्यूमन था और डेमी ह्यूमंस गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री में नहीं बल्कि आइस नेशन में रहते थे, इसलिए वो गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री का आदमी नहीं था। 3 महाशक्तियों के शीर्ष पदों पर अलग अलग देशों के लोग नियुक्त किए जाते थे ताकि वे अपनी मातृभूमि के प्रति पक्षपाती ना हों और 3 महाशक्तियों के पक्ष में फैसले लें। ये जानबूझकर किया गया था और ये जादू की तरह काम करता था। यही वजह थी कि ये 4 शक्तियां 3 महाशक्तियों के इन उच्च स्तरीय सदस्यों को नियंत्रित या मजबूर नहीं कर सकती थीं कि वे ऐसा कुछ करें जिससे 3 महाशक्तियां मुसीबत में पड़े। निक्सन का मामला भी यही था। नाइटमेयर नाइट लीजन ने उसे आइस नेशन से गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री में नियुक्त किया था और वो उनका नहीं था। ना ही वो उन्हें नाराज करने से डरता था, क्योंकि उसे नाराज करने का मतलब था पूरे रेयर फ्रीडम प्लेन्स के नाइटमेयर नाइट लीजन को नाराज करना, और गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री या कोई भी अन्य शक्ति ये आत्मघाती रास्ता नहीं अपनाएगी। हालांकि 3 महाशक्तियों ने रेयर फ्रीडम प्लेन्स की 4 शक्तियों को वो सारे कानून बनाने और अपने सदस्यों को नियंत्रित करने की अनुमति दी थी। इसका मतलब ये नहीं था कि वे उनके गुलाम या थ्रॉल्स थे। यही बात तब भी लागू होती थी जब वे 4 शक्तियों के सदस्यों को अपनी रैंक में शामिल करने की कोशिश करते थे, बशर्ते वे काफ़ी प्रतिभाशाली हो। लेकिन ऐसा बहुत कम होता था और वे उन लोगों को अपने साथ शामिल होने के लिए कभी मजबूर नहीं करते थे। ये पूरी तरह से उस व्यक्ति का चुनाव था। जो लोग अपने देशों के प्रति वफादार थे, वे अपनी जड़ों से मुक्त होने के लिए ऐसे प्रस्तावों को कभी स्वीकार नहीं करते थे और केवल एहसान फरामोश लोग ही जहाज बदलते थे। लेकिन उससे क्या, वे 4 शक्तियां बस बेबसी से देखती रह सकती थीं और अपनी नफरत को अपने तक ही रख सकती थीं। वे उनसे लड़ने या खुलेआम नुकसान पहुंचाने का जोखिम नहीं उठा सकती थीं। हालांकि जिन्हें ये ऑफर मिलते थे वे सभी अत्यधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, और अगर उन्होंने अलग होने का रास्ता चुना तो वे आसमान छूते थे और उनके पीछे की शक्तियां इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थीं। निक्सन ऐसा ही एक व्यक्ति था और उसका अपने देश या किसी शक्ति के प्रति कोई वफादारी नहीं थी। वो केवल नाइटमेयर नाइट लीजन के प्रति वफादार था और हमेशा उनके लाभ के लिए फैसले लेता था। अभी भी यही हो रहा था। नथानियल और डगलस को इसके बारे में तब पता चला जब उन्होंने जैकब को क्रिस्टल तोड़ते देखा, इसलिए वे ये देखने के लिए यहाँ दौड़े कि निक्सन जैकब को उनसे छीनने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसने उनके यहाँ पहुँचने से पहले ही जैकब को बुला लिया था। हालांकि जब उन्होंने कदमों की आहट सुनी तो वे जानते थे कि ये आदमी उनकी रिश्वत से प्रभावित नहीं होने वाला है, और ये तब और भी स्पष्ट हो गया जब उसने उनके सामने ही जैकब को आमंत्रित किया। इसलिए डगलस स्वाभाविक रूप से इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और वो जैकब को भी दिखाना चाहता था कि वे 3 महाशक्तियों के सामने कमज़ोर या डरपोक नहीं है। निक्सन ठंडे स्वर में मुस्कुराया जब उसने डगलस को बर्फीले भावों से देखा। क्या तुम तब दखल देना चाहते हो जब मैं किसी को आमंत्रित कर रहा हूँ? क्या तुम भूल गए कि तुम कहाँ हो और तुम्हारा असली मालिक कौन है? मेरी हिम्मत है कि तुम यहीं और अभी एक और शब्द बोल के दिखाओ और साबित करो कि तुम हमारे नौकर नहीं हो। जैकब इस आदमी के दबंग रवैये और उसके द्वारा छोड़े गए खौफनाक दबाव से हैरान था, जिसने उसे भी झकझोर दिया। उसे अचानक लगा जैसे वो किसी ठंडे शिकारी की मौजूदगी में है और बचने का कोई मौका नहीं है। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि वो दोनों जिन पर ये अजीब दबाव केंद्रित था इस वक्त कैसा महसूस कर रहे होंगे। डगलस और नथानियल ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, माथे पर पसीना था जब उन्होंने उन सांप जैसी नायिकाओं को उन्हें शिकार की तरह घूरते देखा। नथानियल ने जल्दी से फटी हुई आवाज़ में कहा, कमांडर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम अपनी हद पार कर गए। डगलस सांस भी नहीं ले पा रहा था। बोलना तो दूर की बात थी, लेकिन कोई भी उसके पीले चेहरे से बता सकता था कि उसका दम घुट रहा है और वो इसे रोकना चाहता है। अच्छा कुत्ता, अब दफ़ा हो जाओ
और बाहर इंतजार करो। तुम अपने मालिक की उपस्थिति में रहने के लायक नहीं हो। निक्सन ने खतरनाक अंदाज में ताना मारा, बिना अपना तिरस्कार छिपाए, और दबाव हटा लिया। उन दोनों को लगा जैसे वे मौत के मुंह से बच निकले हों और जल्दी से उठकर चले गए, लेकिन दोनों ने बाहर निकलने से पहले जैकब को एक तीखी, अर्थपूर्ण नज़र दी। जैकब ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने उन्हें देखा ही नहीं, क्योंकि वो सोच रहा था कि उसने अभी क्या सुना और क्या देखा। ये शायद बुरी बात ना हो, उसने सोचा। निक्सन ने आखिरकार जैकब की तरफ देखा, जिससे वो थोड़ा चौंक गया, और दोस्ताना मुस्कान दी। मेरे अभी के व्यवहार के लिए कृपया मुझे माफ़ करें, लेकिन वे अपनी जगह नहीं जानते और कभी कभी दूसरों को उनकी जगह दिखाना ज़रूरी हो जाता है। कृपया बैठिए। जैकब ने निक्सन को अर्थपूर्ण ढंग से देखा, फिर सिर हिलाया और खाली सीटों की तरफ चला गया। उसे उससे कोई शत्रुता महसूस नहीं हुई और ये काफ़ी साफ था कि ये आदमी किसी वजह से उसका पक्ष ले रहा है। चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां हमें रोका गया था, निक्सन ने एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्थायी रूप से मेरे साथ जुड़ने का क्या मतलब है और मुझे क्यों चुना गया? निक्सन ने साफ तौर पर सिर हिलाया। मैं आपको तब तक नहीं बता सकता जब तक आप शामिल नहीं हो जाते। ये एक कोर सीक्रेट है जो केवल स्थायी सदस्यों को पता होना चाहिए। हालांकि हम आपको मजबूर नहीं करेंगे और ये पूरी तरह से आपका चुनाव है। मैं आपको बस इतना कह सकता हूं कि अगर आपने नहीं चुना तब भी आपको 1 स्टार नाइटमेयर नाइट रैंक दी जाएगी और इसके फायदे मिलेंगे, लेकिन इसके बाद आपको गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री के कोर में ले लिया जाएगा। हालांकि वे आप पर पागलों की तरह संसाधन लुटाएंगे, लेकिन वे आपको बाहर जाने देने से पहले पूरी तरह से अपना यानी ओन बनाना सुनिश्चित करेंगे, जिसे वे अपने मीठे शब्दों के पीछे छिपाएंगे। यहाँ रहते हुए आप आज़ाद रहेंगे, लेकिन अब 4 शक्तियों या 2 अन्य महाशक्तियों के सदस्य नहीं रहेंगे। आप 2 अन्य महाशक्तियों की रैंक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके स्थायी सदस्य नहीं बन सकते। आप इसे एक तरह की स्थायी नागरिकता के रूप में देख सकते हैं। जैकब इस सूक्ष्म जवाब से उत्सुक था और उसे इस स्थायी सदस्य के बारे में कुछ अंदाजा हो गया। क्या मुझ पर उन देशों की तरह कोई और नियम लागू होंगे? नहीं, वे बेवकूफ़ बस अपने फ़ायदे के लिए वो नियम बनाते हैं। आप नियमों से मुक्त रहेंगे, बस हमारे कानूनों से बंधे रहेंगे, जो काफ़ी ढीले हैं, जब तक कि आप हमें धोखा ना दें, निक्सन ने जवाब दिया। उसे उन दोनों से जैकब के बारे में जानकारी मिल चुकी थी और वो जानता था कि इस बंदे के उनके प्रस्ताव से सहमत होने के 90% चांस है, क्योंकि उसका किसी भी शक्ति से कोई संबंध नहीं है। जैकब अभी भी बहुत जल्दी सहमत नहीं हुआ। कम से कम मुझे बताओ कि वो क्रिस्टल क्यों टूटा और मैं अपना सटीक जवाब दूंगा। निक्सन अचानक मुस्कुराया जब उसने जैकब को देखा। वो बहुत सावधान है। हमें फ्रीडम प्लेन्स में ऐसे किसी की ज़रूरत है। इसलिए उसने खुलासा करने का फैसला किया, क्योंकि जैकब के बारे में उसकी राय अच्छी थी, क्योंकि वो अपने सामने मौजूद फ़ायदों से अंधा नहीं हुआ था। वो इसलिए टूटा क्योंकि आपके पास जादू नहीं था, लेकिन आप इसे जगाने की कगार पर है। इस तरह की घटना 10 लाख में एक बार होती है और हम इन लोगों को ब्लैंकर कहते हैं। एक ब्लैंकर वो होता है जिसके पास 99% जादुई क्षमता जागने का चांस होता है, और एक ब्लैंकर के बारे में सबसे शानदार बात यह है कि वे कोरे कागज़ की तरह होते हैं जिसे किसी भी रंग में रंगा जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो रेयर एलिमेंट्स के संपर्क में आने से एक ब्लैंकर उस एलिमेंट को जगा सकता है। इस वक्त जैकब को सब समझ में आ गया। ये तो हद से ज़्यादा बेतुका था। क्या ये सच है? उसने जल्दी से मोटिका से पूछा, जो अभी भी उसके सामने तैर रही थी। हाँ, वे तुम्हें कुछ और ही समझ रहे हैं। जिस कॉन्सेप्ट का उसने अभी जिक्र किया है उसे बनाना अपेक्षाकृत आसान है, बशर्ते आपके पास उचित ज्ञान हो, और इस तरह आप किसी के अब तक ना जागे एलिमेंट को एक अलग एलिमेंट में बदल सकते हैं। लेकिन इसकी एक सीमा है। ये प्राकृतिक रूप से भी विकसित हो सकता है और उन लोगों के पास वाकई कोई रेयर एलिमेंट जागने का मौका होता है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है जैसा ये आदमी बना रहा है। वे सब बस किस्मत वाले छोटे कीड़े हैं और कुछ नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि इन तुच्छ प्राणियों के बारे में इसके बारे में कोई जानकारी ना होना सामान्य बात है, और उन्होंने इसे एक चमत्कार मान लिया। बहरहाल, तुम्हें बस इतना जानने की ज़रूरत है कि तुम ये ब्लैंकर चीज़ नहीं हो। हालांकि उसे इस बार जवाब मिल गया, लेकिन किसी वजह से उसका मुंह कड़वा हो गया। चूंकि उसका मामला ऐसा नहीं था, तो क्या इसका मतलब ये नहीं था कि वो चूहों से भी ज़्यादा बेकार था? फिर भी उसके पास निपटने के लिए एक ज़्यादा ज़रूरी मामला था। उसने निक्सन को देखा। चूंकि ये आदमी उसे ब्लैंकर समझ रहा था, तो ये जैकब के लिए अच्छी बात थी। जैकब ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं एक स्थायी सदस्य के रूप में शामिल होता हूँ। ये फैसला काफी स्पष्ट था, खासकर तब जब उसने रेयर फ्रीडम प्लेन्स की 4 शक्तियों और 3 महाशक्तियों के बीच रुतबे का अंतर देखा। इसके अलावा वो गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री के नियंत्रण करने वाले स्वभाव को पहले ही देख चुका था। वो जानता था कि निक्सन ने जो कहा था कि अगर वो उनके साथ गया तो शायद कभी बाहर ना निकल पाए, और उसे यकीन था कि वे उसे जैसे ब्लैंकर को नियंत्रित करने के लिए पैरासाइट जेम जैसी किसी चीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके विपरीत नाइटमेयर नाइट लीजन के पीछे सबसे मजबूत ज़ोडियाक वॉरियर अलायंस था, और उसे एक मामूली ब्लैंकर से भीख मांगने या उसे नियंत्रित करने की जरूरत नहीं थी। ये बस उनके द्वारा दिया गया एक मौका था, और अगर कोई नहीं चाहता तो वो बस मना कर सकता था। आखिर में जैकब के पास गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री के साथ खेलने का वक्त नहीं था। वो उन मैजिक कोर्स का शिकार शुरू करना चाहता था,
और वो जानता था कि नाइटमेयर नाइट लीजन का सूचना नेटवर्क उसके लिए बहुत मददगार होगा। जहां तक नाइटमेयर नाइट लीजन के कानूनों की बात थी, वे उन 4 शक्तियों की तरह तुच्छ नहीं होंगे। जैकब का जवाब सुनकर निक्सन खुशी से मुस्कुराया और बोला, आपको इस चुनाव पर पछतावा नहीं होगा। मुझे अब उन पिस्सुओं से छुटकारा पाने दो, वे अब आपको परेशान नहीं करेंगे। निक्सन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए अपनी स्टार वॉच के जरिए एली को मैसेज भेजा कि वो बाहर मौजूद उन दोनों से हमेशा के लिए छुटकारा पाले। चूंकि जैकब ने स्थायी सदस्य बनने का फैसला किया था, अब वो 4 शक्तियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। हालांकि इससे गोल्डन स्वॉच कंट्री नाराज होगी, लेकिन क्या हुआ? क्या वे यहाँ आकर स्पष्टीकरण मांग सकते हैं? बिल्कुल नहीं। चूंकि 3 महाशक्तियों ने उन्हें वो सारे कानून बनाने दिए, तो वे ये भी उम्मीद करते थे कि जब वे कभी कभार उन कानूनों को तोड़ें तो वे पीछे हट जाए। उन कानूनों को हमेशा के लिए खत्म करने से तो ये बेहतर ही था। मैसेज भेजने के बाद निक्सन ने अपनी डेस्क का एक हिस्सा खोला, एक वर्ग मीटर का स्कैनर निकाला और उसे जैकब के सामने मेज पर रख दिया। ठीक है, आपको बस स्थायी सदस्य के रूप में रजिस्टर करना है, उसके बाद मैं समझाता हूँ। निक्सन ने अपने हाथ को काली स्क्रीन पर रखते हुए कहा। इसके बाद एक लाल स्कैनिंग लाइन ने उसके हाथ को स्कैन करना शुरू किया, जिसमें शल्कों से भरी चाकू जैसी सिर्फ 4 नुकीली उंगलियां थीं। सफल स्कैनिंग के बाद स्क्रीन पर शब्द दिखाई दिए, ज़ोडियाक वॉरियर अलायंस में मेंबरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन। निक्सन ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे दबाया और एक और स्कैनिंग स्क्रीन दिखाई दी। उसने जैकब को देखा और आदेश दिया, अपने दोनों हाथ इस पर रखें। जैकब ने एक पल सोचा और फिर अपने हाथ डिवाइस पर रख दिए। स्कैनिंग शुरू हुई और अचानक एक स्थिर आवाज गूंजने लगी, लाइफ सिग्नल टेस्ट पास। प्रजाति को रेयर प्लेन्स डेटाबेस में अज्ञात के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रजाति रैंक अज्ञात है। डीएनए स्कैनिंग शुरू। डीएनए डेटाबेस में पंजीकृत नहीं है, एक नया सदस्य डिटेक्ट हुआ है। स्टार नेटवर्क आईडी और अन्य जानकारी खोजी जा रही है। आईडी डिटेक्ट हुई, फेसलेस एंशिएंट। बैंक अकाउंट डिटेक्ट हुआ। जैकब अपनी प्रजाति के बारे में जानकारी सुनकर हैरान था, और जब उसने निक्सन की आंखें सिकुड़ती देखी तो वो समझ गया कि ये बंदा भी उसके जितना ही हैरान है। मेरी प्रजाति अज्ञात में कैसे बदल गई? या उनके पास बस इंसानों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी? जैकब ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी, क्योंकि अज्ञात प्रजाति होने का मतलब था कि वो अनोखा है, और अगर खबर बाहर गई तो ये कुछ अनचाहा ध्यान खींच सकता है। तो तुम सचमुच स्टार ओशन से हो? निक्सन ने अर्थपूर्ण टिप्पणी की। पहले उसे विश्वास नहीं था कि जैकब किसी रैंडम आइलैंड से आया है, लेकिन अब जबकि उनके डेटाबेस में भी जैकब की प्रजाति नहीं थी, इसका मतलब था कि वो सचमुच किसी दूर की जगह से आया हो सकता है। ये एक दुर्लभ मामला था, क्योंकि सैकड़ों सालों से रेयर प्लेन्स में जैकब की तरह कोई नई प्रजाति नहीं दिखाई दी थी। ये रेयर फ्रीडम प्लेन्स में एक ब्लैंकर के प्रकट होने से भी बड़ी खबर थी। और तो और जैकब के पास मैजिकल क्षमता भी थी, जो जैकब के लिए थोड़ी असुविधा पैदा कर सकती थी अगर जादुई क्षमता वाली वो प्रजातियां उसे आंखों की किरकिरी लगा। हालांकि ये तभी होता अगर निक्सन ये जानकारी लीक करे। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, लेकिन किसी को मेरा विश्वास नहीं हुआ। जैकब ने बस कंधे उचकाई, जैसे उसे कोई अंदाजा नहीं हो कि नई प्रजाति होने का क्या मतलब है। स्कैनिंग पूरी हो गई है। फेसलेस एंशिएंट, आपको ज़ोडियाक वॉरियर अलायंस के मेंबर के रूप में रजिस्टर किया गया है। आपको रिजर्व ज़ोडियाक वॉरियर के रूप में नियुक्त किया गया है। आपकी रेयर प्लेन रैंक 1 स्टार नाइटमेयर वॉरियर नाइट है। मेंबरशिप के बारे में गोपनीय जानकारी आपके स्टार वॉच अकाउंट में भेज दी गई है। कृपया इसे किसी के साथ साझा न करें। रिजर्व ज़ोडियाक वॉरियर और नाइटमेयर वॉरियर नाइट। जैकब इन अनजान शब्दों को सुनकर चौंक गया। उसकी स्टार वॉच भी इस वक्त जल उठी, क्योंकि ज़ोडियाक वॉरियर अलायंस से एक के बाद एक मैसेज आने लगे और वहां 5 मैसेज थे। निक्सन ने डिवाइस को दूर करते हुए कहा, बधाई हो, अब आप ज़ोडियाक वॉरियर अलायंस के एक सच्चे सदस्य हैं, ब्रांच मेंबर नहीं। जैकब ने अनिश्चितता के साथ निक्सन को देखा। वो स्पष्टीकरण चाहता था। जैसा कि उसने खुलासा किया, अब उसने इसे छिपाया नहीं। हालांकि आपको अपनी स्टार वॉच में मेंबरशिप के बारे में जानकारी मिल चुकी है, फिर भी मैं कुछ बुनियादी जानकारी समझा देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, 3 महाशक्तियों की शाखाएं पूरे मैदान में हैं। जो सदस्य उन शाखाओं में शामिल होते हैं, वे वास्तव में ब्रांच मेंबर्स होते हैं। स्थायी सदस्य वे होते हैं जो सचमुच उन शाखाओं के पीछे की मुख्य शक्ति में शामिल हुए हैं। हम खुद को स्थायी सदस्य इसलिए कहते हैं ताकि हम जनता या उन 4 शक्तियों के सामने स्थायी सदस्यों का असली अर्थ उजागर न करें। उन्हें सिर्फ यही लगता है कि स्थायी सदस्य स्थायी रूप से हमारी शाखाओं में शामिल हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्थायी सदस्यों पर लागू होने वाली रैंक्स भी ब्रांच मेंबर्स से अलग हैं, क्योंकि उन्हें अग्रणी शक्ति की उचित रैंक दी गई थी। हमारी ज़ोडियाक वॉरियर रैंक्स रिजर्व रैंक से शुरू होती हैं, जैसे लीजन, फिर स्टार रैंक से पहले रैंक 1 से रैंक 9 तक। हालांकि उन रैंक्स के लिए सीमा ऐसी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं कि वे हम पर निवेश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उन रैंक्स में इवॉल्व करने की क्षमता थी। जैकब की आंखों में समझदारी चमकी। तो तुम कह रहे हो कि अगर हम एक निश्चित सीमा को पार कर सकें तो वे हमें रेयर प्लेन्स छोड़ने में मदद कर सकते हैं? वो कोई बेवकूफ नहीं था, और उसने तुरंत निक्सन की व्याख्या के पीछे का असली अर्थ पकड़ लिया। निक्सन ने उत्साह की एक झलक के साथ मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल। हालांकि रेयर प्लेन्स विशाल है और अभी भी अनखोजे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनके ऊपर कुछ नहीं है।
बस हम उस जगह का पता लगाने के लिए बहुत कमजोर हैं। आप कह सकते हैं कि 3 महाशक्तियां सर्वशक्तिमान जैसे वजूद हैं और वे उन लोगों की मदद करने के लिए यहाँ थे जो वे मदद के योग्य थे। लेकिन उन 4 शक्तियों को इस सच के बारे में पता नहीं था क्योंकि उन्हें जानने की जरूरत ही नहीं थी। जहां तक 1 स्टार नाइटमेयर वॉरियर रैंक का सवाल है, ये हमारे रेयर प्लेन्स के मूल निवासियों के लिए रैंक थी और फाइटर या मैजिक नाइट से अलग नहीं थी। जब तक हम सभी 9 नाइटमेयर वॉरियर स्टार रैंक्स को पार करते हैं, हम रैंक 1 ज़ोडिएक वॉरियर बन सकते हैं और यही रेयर प्लेन्स छोड़ने की सीमा है। निक्सन की आवाज ललन से भरी थी जब उसने ये कहा। इस पल जैकब को सब समझ आ गया। तो 3 महाशक्तियां उन लोगों को ढूंढने के लिए यहाँ हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैंक को पार कर सकते हैं। उसके ऊपर की रैंक क्या है? वो इस बारे में काफी उत्सुक था क्योंकि ये रैंक उन 3 महाशक्तियों को इतनी मुसीबत उठाने पर मजबूर कर सकती थी, सिर्फ इस संभावना के लिए कि ऐसा कोई व्यक्ति प्रकट हो सकता है। निक्सन ने फिर जाकूब को अर्थपूर्ण ढंग से देखा और एक पल के लिए भी मत सोचना कि कोई भी स्थायी सदस्य का स्लॉट प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि मैजिक नाइट्स भी हमारे कमांडरों का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच सकते। हमें नाइट कमांडर को हर 20 साल में सिर्फ 10 स्लॉट मिलते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये स्लॉट कितने कीमती हैं। मैंने तुम्हें इसलिए आमंत्रित किया क्योंकि तुम एक ब्लैंकर हो, जिसका मतलब है कि तुम्हारे पास विकसित होने की क्षमता है। रेयर फ्रीडम प्लेन्स के इतिहास में हमारे अलायंस से सिर्फ एक ही व्यक्ति रेयर प्लेन्स को पार कर पाया है और वो एक ब्लैंकर ही था। तुम मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हो, जैकब ने शांति से कहा। लेकिन वो अभी भी आश्वस्त नहीं था कि निक्सन ने उसे जगह सिर्फ इसलिए दी कि वो एक ब्लैंकर था। फिर भी वो ऐसा नहीं दिखाना चाहता था कि वो एहसान फरामोश नहीं है और निक्सन को ये सोचने दे कि वो कर्जदार है। मुझे पता है, मैं ये मौका लेने को तैयार हूँ। निक्सन ने दोस्ताना मुस्कुराहट दी। जब तक आप यहाँ हैं, किसी चीज की चिंता न करें। आपको 100वीं मंजिल पर एक प्राइवेट ट्रेनिंग रूम दिया गया है, जैसा कि आपने उन 10 दरवाजों को देखा होगा। उनमें से 8 पर हमारी शाखा के सबसे बेहतरीन सदस्यों का कब्जा है। इससे भी जरूरी बात, आप किसी को ये नहीं बता सकते कि आप एक स्थायी सदस्य हैं। ये हेडक्वार्टर द्वारा भेजे गए आपके कॉन्ट्रैक्ट में है। आप इसे बाद में पढ़ सकते हैं। स्थायी सदस्य होने के फायदे भी हैं। आपको पता चल जाएगा जब आप इन मैसेजेस को खोलेंगे। और यदि आपके कोई प्रश्न है या आप किसी मिशन के लिए जाना चाहते हैं तो आप पहले मुझे ढूंढ सकते हैं। निक्सन ने आखिरी हिस्सा गंभीरता से व्यक्त किया। जाकोब ने सहमति में सिर हिलाया और फिर निक्सन ने जाकोब को कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताईं इससे पहले कि उसे उसके ट्रेनिंग रूम की चाबी दे दी गई। मिलिट्री जीप के अंदर डगलस और नथैनियल के चेहरे ऐसे लटके हुए थे जैसे किसी ने उनके माता पिता को मार डाला हो। अब क्या? नथैनियल ने ठंडे स्वर में कहा। वो निक्सन के तीखे शब्दों से भड़का हुआ था, लेकिन अफसोस वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता था और ना ही नाइटमेयर नाइट लीजन को उकसाने का जोखिम उठा सकता था। डगलस की आंखों में जानलेवा इरादा यानी किलिंग इंटेंट चमक उठा। चलो मजिस्ट्रेट के पास चलते हैं। ये मामला उसी वक्त हमारे हाथ से निकल गया था जब उस बंदे का ब्लैंकर होने का टैलेंट सामने आया और वो निक्सन अपनी हद पार कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक नाइट कमांडर है। उसे लगता है कि वो इस जगह का मालिक है। नथैनियल ने अफसोस से आह भरी। किसने सोचा था कि एक सदी में दूसरा ब्लैंकर दिखाई देगा और हमने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से उसे हाथ से जाने दिया। डगलस ने ताना मारा। अब पछताने से कुछ नहीं होगा, लेकिन चूंकि उस बंदे ने जहाज बदलने की हिम्मत की है, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उसे इसका पछतावा हो। वो नाइटमेयर नाइट लीजन की इमारत की सुरक्षा में हमेशा नहीं रह सकता। चलो पूरे फ्रीडम प्लेन्स में उसके ब्लैंकर होने की खबर फैला देते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि वो घमंडी कबीले इसे शांति से नहीं लेंगे और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, या अगर वो उनकी स्थिति के लिए खतरा हुआ तो उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। नथैनियल ने भौं सिकोड़ी। क्या इससे निक्सन नहीं भड़केगा? तो क्या हुआ? हम अपने देश की सुरक्षा में रहेंगे और लीजन उसका पक्ष नहीं लेगा क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं होगा कि ये हमने किया है। डगलस की आंखों में एक बेरहम चमक कौंध गई। मत भूलना कि लीजन उतना एकजुट नहीं है जितना दिखता है और वे उस बंदे को आंख की किरकिरी समझकर उसे मैच्योर होने से पहले ही खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। नथैनियल के होठ अचानक ऊपर की ओर मुड़ गए। तुम मुझसे भी ज्यादा शातिर हो सेक्रेटरी। कोई भी हमारे देश की गरिमा को ठेस पहुंचाकर बच नहीं सकता। डगलस ने ठंडे स्वर में ताना मारा। एक छोटी सफेद जगह में निक्सन इस वक्त एक धुंधले प्रोजेक्शन का सामना कर रहा था। वो जेकब के जाने के ठीक बाद यहां आया था। निक्सन के घमंडी और ठंडे भाव अब कहीं नहीं थे। वो इस प्रोजेक्शन के सामने सम्मानपूर्वक खड़ा था। एक ब्लैंकर तुम कहते हो? उसकी किस्म क्या है? प्रोजेक्शन से एक कर्कश आवाज आई। उसने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, वो रेयर प्लेन्स डेटाबेस में अज्ञात है। अज्ञात? कर्कश आवाज में आश्चर्य की झलक थी। ठीक है, उसे यहाँ भेज दो। मैं उसे रेयर एलिमेंट जगाने में मदद करने का कोई तरीका ढूंढ लूंगा। निक्सन ने भौं सिकोड़ी और कहा, मुझे नहीं लगता कि उसे सब कुछ इतनी आसानी से देना अच्छा विचार है। इस तरह वो आभारी नहीं होगा और हमारी दयालुता को नहीं जानेगा।
तो वो एल्केमी गिल्ड की उस पथभ्रष्ट बेवकूफ़ की तरह है, कर्कश आवाज़ ने ठंडे स्वर में कहा। ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन एल्केमी गिल्ड के साथ जो हुआ उसके बाद हम ज़्यादा लापरवाह नहीं रह सकते। मुझे भी लगता है कि वो पोषण के लायक है, लेकिन अंतिम फैसला लेने से पहले हमें पूरी तरह सुनिश्चित होना होगा। वो बहुत सावधान है। निक्सन की आंखों में एक शातिर चमक कौंध गई और उसने जारी रखा। इसीलिए मैंने देश के उन 2 कुत्तों को जाने दिया ताकि वो हमारे लीजन में एक ब्लैंकर के प्रकट होने की खबर फैला सकें, और ये कि वो एक स्थायी सदस्य है। हालांकि दूसरे शायद न जाने कि स्थायी सदस्य क्या होता है, लेकिन स्थायी सदस्य जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। तुम चाहते हो कि वो 4 शक्तियों की कठोरता के साथ साथ उन स्थायी सदस्यों का दमन भी अनुभव करे, इससे पहले कि तुम उसे एक उद्धारक की तरह मदद का हाथ बढ़ाओ। कर्कश आवाज संतुष्टि में हंसी। बेहतरीन निक्सन, तुम वाकई लोगों को हेरफेर करने में अच्छे हो। ठीक है, जैसा ठीक समझो वैसा करो, और समय आने पर मुझसे संपर्क करना, लेकिन उसे मरने मत देना या किसी और को उसे हमसे छीनने मत देना, वरना मैं तुम्हें दोषी मानूंगा। कृपया निश्चिंत रहें, वो मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि मैं उसे मरने नहीं दे सकता या किसी और द्वारा शिकार नहीं होने दे सकता। मुझे यकीन है कि एक बार जब उसे वाइल्ड नेशन के आतंक के बारे में पता चल जाएगा तो वो जाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। दूसरे नाइट्स में शामिल होना तो दूर की बात है। निक्सन ने चालाकी से मुस्कुराते हुए दूसरी पार्टी को आश्वस्त किया। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में है। इस वक्त जेकब ट्रेनिंग रूम में दाखिल हुआ, जो बाईं दीवार पर 5वां कमरा था। जैसे ही वो अंदर गया, उसकी नज़रों में एक विशाल हॉल आया और कई एडवांस ट्रेनिंग उपकरण सलीके से रखे थे, जिनमें से कुछ उसने पहले कभी नहीं देखे थे। बीच में ट्रेनिंग रिंग भी थी, लेकिन जेकब इस जगह की तारीफ करने के मूड में नहीं था, क्योंकि वो ज़ोडियाक वॉरियर अलायंस से मिले मैसेज को लेकर ज़्यादा चिंतित था। हालांकि निक्सन ने उसे पूरी स्थिति के बारे में थोड़ा बहुत अंदाज़ा दे दिया था, फिर भी वो पूरी तरह सुनिश्चित होना चाहता था। और तो और, उसने गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री को नाराज़ कर दिया था, जिसका अंजाम उसके लिए अच्छा नहीं होने वाला था। हालांकि निक्सन ने उसे किसी को ये नहीं बताने को कहा था कि वो एक स्थायी सदस्य है, फिर भी उसने उसे उन दोनों के सामने आमंत्रित किया, तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था। फिर भी जेकब ने इसे जाहिर नहीं किया और नाटक किया कि वो इससे अनजान है। फिर उसने बेडरूम ढूंढा, बैठ गया और जल्दी से पहला मैसेज खोला, जो अलायंस के नियमों और विनियमों के बारे में था, साथ ही रैंकिंग सिस्टम के बारे में था, जैसा निक्सन ने बताया था। इसके अलावा उसने ये भी नोटिस किया कि अलायंस की रैंकिंग सिस्टम में फाइटर नाइट या मैजिक नाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसे जो एकमात्र जानकारी मिली वो 9 नाइटमेयर वॉरियर स्टार रैंक्स के लिए थी, जो रेयर प्लेन्स के लिए विशिष्ट थी और नाइटमेयर नाइट लीजन की स्टार रैंक्स की तरह ही थी। और उसके ऊपर की रैंक के सिर्फ नाम थे, विस्तृत जानकारी नहीं थी। आखिर में उसने पाया कि 9 नाइटमेयर वॉरियर स्टार रैंक्स को फाइटर और मैजिक में नहीं बांटा गया था। इसलिए इस वक्त जेकब को यह स्पष्ट हो गया कि निक्सन से मिलने के बाद उसे किस बात का शक था। तो वो आदमी अपनी मैजिकल क्षमता को जनता से छिपा रहा है। मैं सोच रहा था कि वो केवल फाइटर नाइट के रूप में क्यों जाना जाता है, जबकि उसके पास 4 स्टार मैजिक कोर है। उन्हें शायद ये भी नहीं पता होगा कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो स्थायी सदस्य अपनी मैजिकल क्षमता और असली क्षमता के बारे में भी तथ्य छिपा सकते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि वो मैजिकल क्षमता के बिना स्थायी सदस्य नहीं बन सकते थे। जैकोब ने दूसरा मैसेज खोला और एक ठंडी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसकी परिकल्पना, हाइपोथेसिस, बिल्कुल सही साबित हुई थी। उसे 4 पहचान बैले मिले थे। रिजर्व ज़ोडियाक वॉरियर, जो उसकी असली पहचान थी, नाइटमेयर वॉरियर नाइट, जो रेयर प्लेन्स में इस्तेमाल होगी, फाइटर नाइटमेयर नाइट दिखावे के लिए, मैजिक नाइटमेयर नाइट दिखावे के लिए, और वो इनके स्टार्स को 3 स्टार्स तक बढ़ा भी सकता था। ये मुख्य रूप से उसे इसलिए दिए गए थे ताकि वो स्थायी सदस्य होने की हकीकत को जनता से छिपा सके। वे 4 ताकतें 3 महाशक्तियों के हाथों की कठपुतली हैं। जैकोब ने ठंडी हंसी हंसी और बैज अपनी वॉच में इंस्टॉल कर लिए, जो हमेशा के लिए उसकी स्टार नेटवर्क आईडी में इंस्टॉल हो जाएंगे, और वो अपनी प्रोफाइल से कोई भी बैज लैस कर सकता था। तो उसने 1 स्टार फाइटर नाइट का बैज चुन लिया, जिससे उसकी पहचान की समस्या हमेशा के लिए हल हो गई। 30वें मैसेज में उसे ज़ोडियाक क्रेडिट नाम की कोई चीज़ मिली, जिसने उसे फिर से चौंका दिया, क्योंकि ये ज़ोडियाक क्रेडिट ही ज़ोडियाक प्लेन्स की असली करेंसी थी। और तो और, उसका पर्सनल बैंक अकाउंट अपने आप एक दूसरे अकाउंट में बदल गया, जिसे टाइप 0 ज़ोडियाक अकाउंट कहा जाता था, क्योंकि उसने सीधे ज़ोडियाक वॉरियर अलायंस के साथ रजिस्टर किया था। अभी उसके पास 10 ज़ोडियाक क्रेडिट्स थे, जो उसे अलायंस से मिले थे, और जब तक वो नई रैंक में प्रवेश करेगा, उसे ZC में इनाम मिलता रहेगा।
उसके गोल्ड कॉइन्स अभी भी वहीं थे और वो उन्हें कभी भी जेडसी में बदल सकता था, लेकिन कन्वर्जन रेट ने जैकब को हक्का बक्का कर दिया। 1 बिलियन गोल्ड कॉइन्स इज इक्वल टू 1 जेडसी, और जेडसी से गोल्ड कॉइन्स का भी यही रेट था। इसका मतलब ये भी था कि वो महान ज़ोडियाक प्लेन्स में कंगाल था और बस कड़वाहट से मुस्कुरा सकता था। जहाँ तक ज़ोडियाक अकाउंट के असली फ़ायदों का सवाल था, उसे अपना बैंक अकाउंट एप्लीकेशन खोलना होगा, जिसे उसने बाद में करने का फैसला किया और चौथा मैसेज खोला। इस मैसेज में एक स्टार नेटवर्क वेब लिंक था और जैसे ही उसने इसे खोला, उसकी वॉच पर एक स्कैनिंग पैनल दिखाई दिया और एक आवाज़ गूंजने लगी, लाइफ सिग्नल कंफर्म। बधाई हो, डेस्टिनी स्टार कॉरपोरेशन ने आपका स्टार नेटवर्क अकाउंट मंजूर कर लिया है। आप सफलतापूर्वक प्राइवेट स्टार सर्वर रेयर ज़ोडियाक वॉरियर्स में शामिल हो गए हैं। आप सफलतापूर्वक प्राइवेट स्टार सर्वर फ्रीडम नाइटमेयर नाइट लीजन में शामिल हो गए हैं। रेयर प्लेन स्टार नेटवर्क न्यूज़ अनलॉक हो गई है। एक के बाद एक नोटिफिकेशन देखकर जैकब ने एक भौं पर चढ़ाई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ ज़ोडियाक वॉरियर अलायंस में शामिल होने से उसे इतना कुछ मिल जाएगा और उसे कुछ करने या कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। उसने उन्हें भी बाद में चेक करने का फैसला किया और 5वां मैसेज खोला। उसने एक और स्टार नेटवर्क लिंक देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के इसे खोल दिया। इस बार उसकी स्टार वॉच में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल होने लगा और जल्द ही उसने ज़ोडियाक वॉरियर अलायंस का एम्ब्लेम अपनी स्टार वॉच में देखा और उसने उसे खोल दिया। ज़ोडियाक वॉरियर अलायंस मिशन एप्लीकेशन में आपका स्वागत है। अब आपकी रैंक के अनुसार मिशन स्टार वॉच एप्लीकेशन से चुने जा सकते हैं और वॉरियर रैंक को सीधे स्टार वॉच के माध्यम से सुधारा जा सकता है। अगले ही पल एप्लीकेशन स्क्रीन पर जैकब की प्रोफाइल दिखाई दी। ज़ोडियाक वॉरियर अलायंस आईडी फेसलेस एंशंट। वर्तमान रैंक 1 स्टार नाइटमेयर वॉरियर नाइट रिजर्व ज़ोडियाक वॉरियर। अगली रैंक 2 स्टार नाइटमेयर वॉरियर नाइट। मिशन। जैकब ने जिज्ञासावश मिशन सेक्शन पर क्लिक किया। मिशन प्रमोशन मिशन उपलब्ध 3। नोट, प्रमोट होने के लिए इनमें से कोई भी एक मिशन पूरा करें। नाइटमेयर वॉरियर अरीना में एक 2 स्टार नाइटमेयर नाइट फाइटर या मैजिक को हराते हुए अपनी यानी फेसलेस एंशंट की रिकॉर्डिंग भेजें। इनाम रैंक प्रमोशन 10 जेडसी, एक 1 स्टार रेयर फाइटर स्किल, स्टार रिकॉर्डिंग। नोट, केवल इस एप्लीकेशन के साथ ली गई रिकॉर्डिंग ही स्वीकार की जाएगी। एक रेयर टियर 9 बीस्ट को मारते हुए अपनी रिकॉर्डिंग भेजें। इनाम रैंक प्रमोशन 5 जेडसी, एक 1 स्टार रेयर फाइटर स्किल। एक रेयर टियर 9 डार्क बीइंग को मारते हुए अपनी रिकॉर्डिंग भेजें। इनाम रैंक प्रमोशन 15 जेडसी, 2 1 स्टार रेयर फाइटर स्किल। इनाम मिशन रेयर प्लेन्स। कठिनाई 1 स्टार नाइटमेयर वॉरियर नाइट। रेयर टियर 9 डार्क बीइंग्स को मारने की रिकॉर्डिंग भेजें। इनाम 1 जेडसी पर बीइंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टियर 1 डार्क बीइंग्स को मारने की रिकॉर्डिंग भेजें। इनाम 25 जेडसी पर बीइंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टियर 2 डार्क बीइंग्स को मारने की रिकॉर्डिंग भेजें। इनाम 100 जेडसी पर बीइंग 1 स्टार रेयर फाइटर मैनुअल, जो सिर्फ 1 स्टार नाइटमेयर वॉरियर नाइट के लिए 1 टाइम अचीवमेंट रिवॉर्ड है। जैकब की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने डार्क बीइंग्स देखा, क्योंकि सामान्य मिशन इन्हीं डार्क बीइंग्स को मारने के बारे में थे। और तो और उन फाइटर स्किल और मैनुअल ने भी उसका ध्यान खींचा, क्योंकि उसे उनके बीच का अंतर नहीं पता था। चूंकि सारे मैसेज खुल चुके थे, जैकब ने ये देखने का फैसला किया कि वो प्राइवेट स्टार सर्वर किस बारे में है। उसकी स्टार नेटवर्क में अब एक नया विकल्प भी था, स्टार नेटवर्क न्यूज़ रेयर प्लेन्स। लेकिन पहले उसने सीधे रेयर ज़ोडियाक वॉरियर्स प्राइवेट स्टार सर्वर खोला, जो रेयर रीजन में स्थायी सदस्यों के लिए विशेष था। 4 और विकल्प सामने आए। अलायंस इंफॉर्मेशन सी रेयर प्लेन्स, अलायंस मार्केट रेयर प्लेन्स, एक्सचेंज मार्केट रेयर प्लेन्स और पार्टी सर्च। ये बिल्कुल मुख्य नेटवर्क जैसा था, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि ये प्राइवेट था और यहाँ सब कुछ ज़ोडियाक वॉरियर अलायंस का था। तो ये है इन प्राइवेट सर्वर का मतलब। जैकब की आंखों में समझदारी चमक उठी, क्योंकि उसे आखिरकार समझ आ गया कि सटीक इन्फॉर्मेशन और वस्तुओं को कैसे नियंत्रित किया जा रहा है। उसने अलायंस इन्फॉर्मेशन सी खोला और डार्क बीइंग्स को सर्च करने की कोशिश की, जो संभवतः अलायंस और सभी जीवित प्राणियों का कोई घृणित दुश्मन था, जैसा कि डगलस ने इशारा किया था। स्टार इन्फॉर्मेशन सी के बजाय उसे केवल 3 परिणाम मिले, जो सभी प्रामाणिक थे और अलायंस द्वारा पोस्ट किए गए थे, न कि किसी रैंडम व्यक्ति द्वारा। डार्क बीइंग के बारे में बुनियादी जानकारी 500 गोल्ड कॉइन्स। रेयर प्लेन्स में डार्क बीइंग्स के प्रकार
1ZC, डार्क बीइंग्स की कमजोरी, रेयर प्लेन, वॉल्यूम 3ZC। उन अत्यधिक कीमतों को देखकर जैकब के माथे पर बल पड़ गए। जेकोब ने कभी नहीं सोचा था कि डार्क बीइंग्स की बुनियादी जानकारी इतनी महंगी होगी। उसके पास सिर्फ 1 अरब से ज्यादा गोल्ड कॉइन्स और 10 ZC यानी ज़ोडियाक क्रेडिट थे। आखिरकार जेकोब ने 1 ZC में रेयर प्लेन्स में डार्क बीइंग्स के प्रकार खरीदने का फैसला किया। चूंकि डार्क बीइंग्स को मारकर ZC कमाने का तरीका था, उसने इसे एक निवेश यानी इन्वेस्टमेंट माना। इसके साथ ही फाइल उसकी स्टार वॉच पर डाउनलोड हो गई और उसने ये देखने के लिए इसे खोला कि आखिर इन डार्क बीइंग्स में ऐसा क्या है जो इन्हें इतनी कीमत और ज़ोडियाक वॉरियर अलायंस की नफरत का हकदार बनाता है। जैसे ही जेकब ने परिचय पढ़ा, उसके माथे पर शिकन आ गई और जल्द ही उसकी आंखों में शौक उभर आया। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, पता चला कि डार्क बीइंग्स किसी भी लाइफ सिग्नल वाले प्राणी के प्राकृतिक दुश्मन है, क्योंकि वे उन्हें निगलना चाहते हैं। जहां तक लाइफ सिग्नल का सवाल था, इसे जीवन की आभा या इस बात के सबूत के रूप में वर्णित किया गया था कि कोई जिंदा है। हर प्राणी का एक अनोखा लाइफ सिग्नल होता था और एक मरे हुए प्राणी में लाइफ सिग्नल नहीं होता। डार्क बीइंग्स के पास भी लाइफ सिग्नल नहीं था, क्योंकि वे शुरू से ही जिंदा नहीं थे। वे मरे हुए अनडेड जैसे थे। हालांकि ये नहीं बताया गया था कि डार्क बीइंग्स कैसे पैदा होता है या वे कहां से आए, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया गया था कि हर डार्क बीइंग में जीवित प्राणियों को खाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, क्योंकि जितने ज्यादा जीवन रूपों को वे खाते हैं, वे उतने ही मजबूत होते जाते हैं, किसी सामान्य प्राणी के विपरीत। और वे जितनी मजबूत प्रजाति का सेवन करते हैं, वे उतने ही शक्तिशाली होते जाते हैं। इतना ही नहीं, वे बुद्धिमान भी थे और उनका अपना एक देश भी था जिसे वाइल्ड नेशन कहा जाता था। ये चारों शक्तियों के कुल मिलाकर जितना बड़ा था, क्योंकि कोई भी कभी भी उनके क्षेत्र में गहराई तक जाने और जिंदा वापस आने में कामयाब नहीं हुआ था। वाइल्ड नेशन ही वो सटीक कारण भी था जिसकी वजह से 4 शक्तियां रेयर प्लेन्स के किसी और क्षेत्र पर कब्जा या खोज नहीं कर पाई। रेयर फ्रीडम प्लेन्स खास थे, क्योंकि किसी अजीब कारण से वो डार्क बीइंग्स रेयर फ्रीडम प्लेन्स के क्षेत्र में कदम नहीं रख सकते थे। इसीलिए लेवल 1 के मूल निवासियों को वाइल्ड नेशन के बारे में पता नहीं था और आतंक ना फैलाने के लिए इसे गुप्त रखा गया था। सिर्फ सेना में शामिल होने पर ही वे मूल निवासी डार्क बीइंग्स के संपर्क में आते थे और रेयर प्लेन्स के असली आतंक को जानते थे। यहीं पर 3 महाशक्तियां तस्वीर में आईं, क्योंकि उनके बिना रेयर फ्रीडम प्लेन्स इतना विकसित नहीं हो पाते और वाइल्ड नेशन के साथ लड़ नहीं पाते। इसीलिए वे अपरिहार्य थे। हालांकि डार्क बीइंग्स ने रेयर फ्रीडम प्लेन्स के सभी जीवित प्राणियों को धमकी दी थी, लेकिन वे योद्धाओं को तैयार करने के लिए भी अच्छे थे और उनके शरीर में दुर्लभ संसाधन थे जो बाजार में ऊंची कीमत दिलाते थे। वाइल्ड नेशन, डार्क बीइंग्स का देश, और अभी भी रेयर वाइल्डरनेस प्लेन्स मौजूद है। ये जगह बहुत बड़ी है और फ्रीडम प्लेन्स के पास इसे खोजने की ताकत नहीं थी। जेकब ने अनुमान लगाते हुए सोचा, ये जगह जेकब जैसे किसी व्यक्ति के लिए भी बहुत खतरनाक थी और ये डार्क बीइंग्स ऐसी चीज नहीं थी जिनसे वो बिना किसी अच्छे कारण के खिलवाड़ करना चाहता था। लेकिन उन्हें हर जीवित प्राणी का साझा दुश्मन घोषित किया गया था और उन्हें मारने पर भव्य पुरस्कार मिलते थे। जब परिचय खत्म हुआ तो जानकारी के साथ एक तस्वीर दिखाई दी जिसने जेकब की आंखें थोड़ी चौड़ी कर दी। एक कंकाल था जिसके हाथ में एक जंग लगी तलवार थी और साइड में जानकारी थी, स्केलेटन सोल्जर, रेयर टियर 1 फाइटर कैटेगरी। विवरण: वाइल्ड नेशन के सबसे आम डार्क बीइंग्स में से एक है। इनकी बुद्धिमत्ता कम है, ये सभी आदेशों को सुनते हैं और इनके हमले के तरीके सरल होते हैं, लेकिन इन्हें मारना सबसे मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ इनकी खोपड़ी कुचलकर ही इन्हें सचमुच मारा जा सकता है, वरना ये हमला करना जारी रखेंगे भले ही इन्हें रेंगना पड़े। वे सचमुच मरे हुए हैं। जेकब ने दिल में आश्चर्य जताया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो सभी चीजों में मरे हुए जीवों के संपर्क में आएगा। फिर उसने देखना जारी रखा और अलग अलग टीयर्स के और भी स्केलेटन सोल्जर्स दिखाई दिए जो हथियार और कवच पकड़े हुए थे। इस वक्त जेकब को आखिरकार एक नया प्राणी दिखा। उसकी त्वचा मुरझाई हुई और पीली थी, आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके घिनौने मुंह से एक अजीब चिपचिपा पदार्थ निकल रहा था। टॉक्सिक ज़ॉम्बी, रेयर टियर 6 फाइटर कैटेगरी, सबसे घातक डार्क बीइंग्स में से एक जिसका शरीर हर तरह के जहरीले घटकों से भरा होता है। एक टॉक्सिक ज़ॉम्बी की सिर्फ एक खरोच किसी भी जानलेवा घाव से ज्यादा घातक है और एडवांस्ड रेयर ग्रेड एंटीडोट के बिना पीड़ित मर जाएगा। कमजोरी: इसका सिर बिना कुचले ये वापस आता रहेगा। जेकब ने ये पढ़कर एक गहरी सांस ली। क्या ज़ॉम्बीज को दूसरों को ज़ॉम्बी में नहीं बदलना चाहिए? लेकिन यहाँ इनके पास इसके लिए एंटीडोट भी है। फ्लेयर: मुझे लगता है कि या तो इनके पास पूरी जानकारी नहीं थी या ये बस प्रजातियों के अंतर के कारण है, या ये एडवांस्ड रेयर ग्रेड एंटीडोट की वजह से हो सकता है। इस जगह पर आइटम्स को बहुत अलग तरीके से ग्रेड किया गया था। कॉमन ग्रेड था जिसके बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल्स थे, और फिर रेयर ग्रेड उन्हीं 3 लेवल्स के साथ। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रेड भी था जिसके वही 3 लेवल्स थे, लेकिन इस ग्रेड के आइटम्स बहुत कीमती और महंगे थे। 1 घंटे बाद जेकब ने रेयर प्लेन्स में डार्क बीइंग्स के प्रकार पढ़ना खत्म किया। उसका
चेहरा गंभीर था क्योंकि इस नई जानकारी ने उसे रेयर प्लेन्स का फिर से मूल्यांकन करने पर मजबूर कर दिया था। सच कहूं तो उसने कभी नहीं सोचा था कि रेयर प्लेन्स में डार्क बीइंग्स जैसे मरे हुए जीव होंगे और वे बहुत रहस्यमयी थे। जिस बात ने जेकब को सोचने पर मजबूर किया वो ये था कि अगर 3 महाशक्तियां इतनी शक्तिशाली थीं तो उन्होंने उनसे छुटकारा क्यों नहीं पाया, क्योंकि वे साफ तौर पर रेयर प्लेन से उच्चतर प्लेन से जुड़े हुए थे। या तो उन्हें बस परवाह नहीं थी या उन्होंने उन डार्क बीइंग्स को रेयर प्रजातियों पर दबाव डालने और लड़ने और तेजी से विकसित होने के लिए एक साझा दुश्मन देने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो रेयर प्लेन से बहुत ऊपर होता और शक्तिशाली योद्धाओं को तैयार करना चाहता तो वो भी ऐसा ही करता। फिर भी जेकब खुश था क्योंकि इन डार्क बीइंग्स के पास सभी तत्वों के मैजिक कोर्स भी थे और उसे मैजिक कोर्स इकट्ठा करने के लिए डार्क बीइंग्स के अलावा किसी को नाराज करने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद जेकब ने ज़ोडिएक वॉरियर अलायंस के मशहूर फाइटर मैनुअल्स की जानकारी खोजी। सिर्फ एक फाइल सामने आई और वो मुफ्त थी, तो उसने बिना हिचकिचाहट के उसे डाउनलोड कर लिया और पढ़ने लगा। जल्द ही उसे हकीकत समझ आ गई। पता चला कि फाइटर मैनुअल्स दरअसल मार्शल आर्ट्स मैनुअल्स थे जो इनर स्ट्रेंथ के सिद्धांतों पर काम करते थे। इन्हें स्किल्स में बांटा गया था। जेकब फाइटर मैनुअल्स में अपनी दिलचस्पी खोने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसने उसका ध्यान खींच लिया। फाइटर मैनुअल्स के परिचय के बाद एक और अनजान नाम का जिक्र था, कॉम्बैट टेक्निक्स। कॉम्बैट टेक्निक्स अनोखी थी क्योंकि इनका इस्तेमाल सिर्फ माना के साथ किया जा सकता था, और माना वो चीज़ थी जो तभी प्रकट होती जब कोई अपने शरीर में जादुई शक्ति जमा करना सीख लेता। सीधे शब्दों में कहें तो कॉम्बैट टेक्निक्स सिर्फ जादूगरों के लिए थीं। जादू के बिना वे बेकार थीं। ये देखकर जेकब खुशी से झूम उठा और फाइल के अंत में उसे पता चला कि फाइटर मैनुअल्स और कॉम्बैट टेक्निक्स ZC देकर अलायंस मार्केट से खरीदी जा सकती हैं। भारी उम्मीद के साथ जेकब ने अलायंस मार्केट रेयर प्लेन्स चेक किया और 3 सेक्शन देखे, फाइटर मैनुअल्स, कॉम्बैट टेक्निक्स, कॉम्बैट वेपन्स, एल्केमी, टेक्नोलॉजी। उसने बिना देरी किए कॉम्बैट टेक्निक्स खोली, लेकिन तभी एक मैसेज आया जिसने उसके माथे पर बल डाल दिए। आपकी स्टार वॉच में माना डिटेक्शन फंक्शन नहीं है, इस वजह से हम पुष्टि नहीं कर सकते कि आपके पास माना है। कृपया मैजिक सीरीज की लेटेस्ट स्टार वॉच खरीदें। मजाक कर रहे हो क्या? जेकब का चेहरा उतर गया। तो अगर मेरे पास माना नहीं है तो मैं ये दुकान भी नहीं खोल सकता, चाहे मेरे पास ये नई स्टार वॉच हो या ना हो। फिर भी उसने टेक्नोलॉजी सेक्शन खोला और वहाँ हर तरह के डिवाइस देखे, एरिया स्कैनर्स, मैपिंग डिवाइसेस, ट्रैप डिटेक्टर्स और ब्लूप्रिंट्स। लेकिन उनकी कीमतें देखकर जेकब सतर्क हो गया। सबसे सस्ता आइटम 20 ZC का था। आखिरकार जेकब को वो स्टार वॉच मिल ही गई जो किसी आम गार्ड जैसी दिखती थी। आइटम स्टार वॉच मैजिक सीरीज मॉडल MM2, कीमत 100 ZC, उपलब्धता आउट ऑफ स्टॉक। कीमत देखकर उसका चेहरा काला पड़ गया क्योंकि ये हद से ज़्यादा महंगी थी और ऊपर से आउट ऑफ स्टॉक भी। ये रेयर प्लेन्स का सबसे एडवांस्ड मॉडल था। उसे वो मॉडल भी मिल गया जो उसने पहना हुआ था, जिसकी कीमत 15 ZC थी और वो भी आउट ऑफ स्टॉक था। जेकब को आखिरकार समझ आ गया कि स्टार वॉच के ये एडवांस्ड मॉडल्स कितने कीमती हैं। स्टार वॉच से मिशन करना और उसे मौके पर ही सबमिट करना एक ऐसी लग्जरी थी जो सिर्फ अमीर ही उठा सकते थे, जबकि पुराने मॉडल वाले गरीबों को पारंपरिक तरीके से काम करना पड़ता था। जेकब की आंखें अचानक चमकीं जब उसने कुछ सोचा और एक्सचेंज मार्केट खोला। तो ये बात है, उसने ठंडी हंसी हंसी जब उसने देखा कि मेंबर्स ने हर तरह का सामान बिक्री के लिए रखा है, जिसमें स्टार वॉचेस भी शामिल हैं। वहाँ एक मैजिक सीरीज की स्टार वॉच भी थी। आइटम स्टार वॉच मैजिक सीरीज मॉडल MM0, कीमत 500 ZC, विक्रेता माइटी लॉन्ग। विवरण दिलचस्पी हो तो संपर्क करें, कीमत पर बात हो सकती है। क्या लुटेरा है, उसने तुरंत उसे कोसा क्योंकि अलायंस मार्केट में इस मॉडल की असली कीमत 85 ZC थी, लेकिन ये बंदा इसे 500 ZC में बेच रहा था। उसने और एक्सचेंज आइटम्स देखे और किसी चीज़ ने उसका ध्यान खींचा। आइटम 1 स्टार इनिशियल वाटर एलिमेंट मैजिक कोर, कुल आइटम 21, कीमत 1 ZC प्रति पीस, विक्रेता ब्रॉलर 9443। ये देखकर जेकब की आंखें खुशी से चमक उठीं और नीचे स्क्रॉल करने पर उसे 3 स्टार और 4 स्टार मैजिक कोर्स भी बिक्री के लिए दिखे, लेकिन उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा थीं और ज़्यादातर मैजिक कोर्स या तो पानी या पृथ्वी तत्वों के थे। फिर भी जेकब खुश था कि उसने अलायंस ज्वाइन किया क्योंकि अब वो रेयर फ्रीडम प्लेन्स में अवेलेबल लगभग सब कुछ खरीद सकता था। स्टार न्यूज़ और एक जाना पहचाना दुश्मन। इसके बाद उसने फ्रीडम नाइटमेयर नाइट लीजन प्राइवेट स्टार सर्वर खोला।
यहाँ भी वही सेक्शन थे, लेकिन ये रेयर ज़ोडिएक वॉरियर सर्वर से ज़्यादा जीवंत था, क्योंकि यहाँ हर कोई एक ब्रांच मेंबर था और 4 शक्तियों से ताल्लुक़ रखता था। और तो और यहाँ इस्तेमाल होने वाली करेंसी भी रेयर प्लेन्स की कॉमन करेंसी गोल्ड कॉइन्स थी। कहीं भी ZC नहीं था, जिससे ये साफ हो गया कि केवल स्थायी सदस्य ही ZC के संपर्क में आ सकते थे। आखिर में स्टार नेटवर्क न्यूज़ रेयर प्लेन्स किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसा था, जहां हर तरह के पोस्ट्स थे और लोग उन पर कमेंट और लाइक कर सकते थे ताकि उन्हें ट्रेंडिंग बनाया जा सके। प्लेटफॉर्म पर टॉप पोस्ट किसी क्लाउड ऑफ पब्लिक नाम की आईडी से थी। क्लाउड ऑफ पब्लिक लाइट नेशन का दशक का टूर्नामेंट ऑफ ग्लोरी 6 महीने में शुरू होने वाला है। यहाँ टॉप 10 स्थानों के इनाम दिए गए हैं। लेकिन जेकब की आंखें खतरे से सिकुड़ गईं जब उसने दूसरी ट्रेंडिंग न्यूज़ देखी, जिसे इम्पोर्टेंट ग्रेस 34 नाम की आईडी ने पोस्ट किया था। जैकब ने उस जाने पहचाने नाम को देखा और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। अगर स्टार नेटवर्क आईडी दोहराई नहीं जा सकती तो ये वही इंपॉर्टेंट ग्रेस 34 था जिसने अनकॉमन रीजन में अर्थ स्लेयर्स और उसकी टीम को मारने के बाद उसे मैसेज भेजे थे। उसने खबर पढ़ी, इंपॉर्टेंट ग्रेस 34, गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री निर्दोष लोगों को किलर स्कल सोसाइटी का कचरा कहकर मार रही है। ये अभूतपूर्व और अक्षम्य है। वे जनता को दबाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वे अपनी दुर्दशा के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री हमेशा से ऐसा करता आया है, फिर भी वे किलर स्कल सोसाइटी को दोष दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम दुनिया को बेहतर जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथी दूरदर्शियों, कृपया हमारे मकसद में शामिल हों और उन सत्ता की भूखे भेड़ियों को बता दें कि हम मांस का कोई टुकड़ा नहीं है जिसे वे जब चाहे पकाकर खा सकें। हम गुलाम नहीं हैं, हमारे अपने अधिकार हैं। हमारे नेक मकसद में शामिल होने के लिए जस्टिस कल 2229 से संपर्क करें और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं जहां सिर्फ सच्ची आज़ादी होगी, तानाशाही नहीं। जैको पोस्ट पढ़कर लगभग जोर से हंस पड़ा। उसे आखिरकार समझ आ गया कि मिलान किलर स्कल सोसाइटी से इतना निराश क्यों था। वे वास्तव में परिणामों की चिंता किए बिना स्टार नेटवर्क का उपयोग कर सकते थे। और तो और वे काफ़ी मशहूर भी थे और उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था, क्योंकि ये पोस्ट आज सुबह ही डाली गई थी और इस पर पहले ही लाखों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके थे। वे स्टार नेटवर्क की वजह से कॉमन प्लेन्स की तुलना में रेयर प्लेन्स में ज़्यादा एक्टिव है। मुझे आश्चर्य है कि जब उन्हें पता चलेगा कि मैं रेयर प्लेन्स में हूँ तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। सिर्फ किलर स्कल सोसाइटी जानती है कि मैं कॉमन प्लेन्स से हूँ। अगर उन्होंने रेयर प्लेन्स में ये खबर फैला दी तो मुझे नहीं पता कि यहाँ के लोग इसे कैसे लेंगे, इसलिए मुझे तैयार रहना होगा। हालांकि मैं एक स्थायी सदस्य नहीं हूँ जनता की नज़रों में, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ, और गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री भी मुझसे खुश नहीं है। जैकब ने गंभीर चेहरे के साथ सोचा, मैं स्टार वॉच के साथ लगभग सब कुछ कर सकता हूँ और कमा सकता हूँ और कुछ भी खरीद सकता हूँ, भले ही मैंने मुख्य शाखा में रिपोर्ट ना की हो। जिसका मतलब ये है कि मुझे उस जहरीले सांप वाले आदमी निक्सन की निगरानी में रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसे बहुत जाहिर नहीं कर सकता। जैकब की आंखों में एक डार्क चमक गुजरी और उसके होंठ मुड़ गए। चूंकि उसे जो चाहिए था वो मिल चुका था, उसे अब ज़्यादा देर तक नाटक करने की ज़रूरत नहीं थी। वो मैजिक कोर्स इकट्ठा करना चाहता था, इसलिए गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री में रहना अब उसके लिए बेकार था। जहाँ तक जादुई क्षमता का सवाल था, वो जानता था कि वो ब्लैंकर नहीं है इमोटिका के मुताबिक, लेकिन हर कोई उल्टा सोच रहा था। वो इमोटिका पर ज़्यादा भरोसा करता था, इसलिए उसे वहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि निक्सन उसके पास आए और उसे रेयर एलिमेंट जगाने में मदद करने की बात करे। उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि निक्सन उसे कोई रेयर एलिमेंट जगाने में मदद करना चाहता है, और हालांकि उसने ऐसा कहा नहीं, लेकिन वक्त आने पर वो चाल चलेगा। जहाँ तक उनके फाइटर मैनुअल्स की प्रैक्टिस करने की बात थी, उसे अभी उनकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो पहले से ही कई फाइटिंग स्टाइल्स में माहिर था। उसे बस मजबूत बनने और अपनी जादुई प्रतिभा जगाने का तरीका ढूंढना था। लेकिन उसकी निराशा के लिए जादुई जागरण के पहले 3 चरणों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और ना ही अलायंस डेटाबेस में एलिमेंट कोर कैसे बनता है इस बारे में कोई जानकारी थी। उसे बस कुछ बुनियादी जानकारी मिली जो वो पहले से जानता था, लेकिन उसे मैजिक स्पेल इंट्रोडक्शन जैसा कुछ मिला, इसलिए वो केवल इसे बाद में हासिल करने के लिए इंतजार कर सकता था और उसे बुकमार्क कर लिया। जैकब ने एक गहरी सांस ली और आखिरकार स्टार वॉच बंद कर दी। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद उसने कई चीज़ों को बुकमार्क कर लिया जिन्हें वो खरीदने की योजना बना रहा था। फिर उसने ध्यान करना शुरू किया और फिर से अपने फ्लूइड एक्सेलरेशन पर ध्यान केंद्रित किया। ये उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था और वो इसे पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहता था। जहाँ तक ट्रेनिंग फैसिलिटी का सवाल था, वो इसका इस्तेमाल नहीं करने वाला था। उसे डर था कि निक्सन उस पर निगरानी रखेगा, और उसके पास फ्लूइड एक्सेलरेशन के अलावा प्रैक्टिस करने के लिए कुछ था भी नहीं। 1 हफ्ता बीत गया। खबर फैलने लगी कि ईस्टर सिटी की नाइटमेयर नाइट लीजन की शाखा में एक स्थायी सदस्य प्रकट हुआ है, और वो एक विदेशी भी है। और तो और ये विदेशी एक ब्लैंकर है जिसे गोल्डन स्वॉर्ड्स कंट्री से शिकार किया गया है। किसी रैंडम बंदे ने ये खबर पोस्ट की और किसी तरह ये टॉप 10 में पहुंच गई, जिससे सबका ध्यान उस ओर खिंच गया।
कई कबीले इस ब्लैंकर में दिलचस्पी ले रहे थे क्योंकि ये रेयर फ्रीडम प्लेन्स में दिखाई देने वाला दूसरा ब्लैंकर था। लाइट नेशन में कहीं अंदर उपकरणों, ग्लास सेल्स और यहाँ तक कि एक छोटे जड़ी बूटी के खेत से भरी एक विशाल प्रयोगशाला लैब मौजूद थी। लैब कोट पहने 5.2 फीट लंबा एक व्यक्ति सिल्वर आर्म गार्ड को देख रहा था, जिसके ऊपर होलोग्राम डिस्प्ले था। ये मैजिक सीरीज की लेटेस्ट स्टार वॉच थी। इस व्यक्ति के जानवर जैसे चेहरे पर गहरी शिकन थी जब उसने जैकब के बारे में खबर देखी। फेसलेस एंशिएंट, हाँ। उसने इस रहस्यमय ब्लैंकर का नाम देखकर तिरस्कार से मजाक उड़ाया और स्टार वॉच बंद कर दी, जैसे उसने दिलचस्पी खो दी हो। वो ग्लास सेल की तरफ बढ़ा जहां सुनहरे लिक्विड में एक नग्न आकृति तैर रही थी और एक बटन दबाया जिससे लिक्विड नीचे जाने लगा। अंदर की आकृति ने अचानक अपनी काली आंखें खोली जो किसी भी भावना से खाली थीं। लैब कोट वाले व्यक्ति ने ठंडे स्वर में आदेशात्मक लहजे में कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए मेरा नया टेस्ट सब्जेक्ट लाओ। अज्ञात जगह, एक धुंधले कमरे के अंदर एक नकाबपोश व्यक्ति अपनी ढकी हुई कलाई के ऊपर होलोग्राम डिस्प्ले पर जैकब के बारे में खबर देख रहा था। जब उसने नाम फेसलेस एंशिएंट पढ़ा तो उसकी जानवर जैसी आंखें जानलेवा इरादे से चमक उठी। तो तुम अपनी मौत के पास आ गए हो, हाँ? देखते हैं तुम मेरे इलाके में कहाँ छिप सकते हो और क्या तुम उधम मचाने की हिम्मत करते हो। उसकी आवाज़ जानलेवा इरादे से भरी थी। हालांकि इस वक्त होलोग्राम डिस्प्ले बदल गया, जिससे नकाबपोश व्यक्ति की आंखें सिकुड़ गईं। कॉल रिसीव करें, उसने कहा और स्टार वॉच से घबराहट और पैनिक से भरी आवाज़ गूंजी। सर, लॉर्ड फायरफिएंट का ग्रुप खत्म हो चुका है और डार्क सिटीज़ ने अभी अभी किलर्स कल सोसाइटी के मेंबर्स पर डार्क एक्सटर्मिनेशन ऑर्डर जारी कर दिया है। 1 महीने बाद जेकब को रिजर्व्ड ज़ोडिएक वॉरियर के रूप में नाइटमेयर नाइट लीजन में शामिल हुए 1 महीना बीत चुका था। इस पिछले 1 महीने में जेकब ने खाने के अलावा अपना ट्रेनिंग रूम कभी नहीं छोड़ा और जो कोई भी उसके पास जाने की कोशिश करता वह उसके ठंडे रवैये के कारण निराश होकर वापस आ जाता। उसके ब्लैंकर होने की खबर इमारत में मौजूद लगभग हर सदस्य को पता चल चुकी थी, लेकिन जेकब अप्रभावित रहा, जैसे उसे अपनी शोहरत की कोई परवाह न हो। यहाँ तक कि 100वीं मंजिल के अन्य सदस्यों के प्रति भी जेकब उदासीन था और जब उनमें से 2 ने उससे मिलने की कोशिश की तो वे बिना कोई जवाब पाए वापस लौट आए, जिससे वे इस नए रंग रूट से असंतुष्ट हो गए। आखिरकार 100वीं मंजिल के किसी भी सदस्य का अपना एक गर्व होता था। वे चाहते थे कि वह उनकी टीम में शामिल हो, क्योंकि अगर उसने कोई रेयर एलिमेंट जगाया तो उसका भविष्य उज्जवल था, लेकिन उनकी नज़रों में वह बहुत घमंडी था। यहाँ तक कि निक्सन, जो गुप्त रूप से जेकब पर नज़र रख रहा था, को भी उम्मीद नहीं थी कि जेकब बिना कोई प्रतिक्रिया दिखाए अपने ट्रेनिंग रूम में ही रहेगा। उसे पूरा भरोसा था कि अपनी स्टार वॉच पर मिशन देखने के बाद जेकब डार्क बींग्स पर रिसर्च करेगा और मदद के लिए उसके पास दौड़ता हुआ आएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। निक्सन को जेकब की मानसिकता पर शक होने लगा था, या ये भी कि शायद उसे स्टार वॉच का ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता, लेकिन उसने यह जाहिर नहीं किया और धैर्यपूर्वक इंतज़ार किया, क्योंकि देर सवेर जेकब को पैसों की ज़रूरत महसूस होगी जब उसका सारा क्रेडिट खत्म हो जाएगा और वह किसी शिकार करने वाली पार्टी में शामिल हो जाएगा। जहाँ तक सीधे डार्क बींग्स के पीछे जाने का सवाल था, निक्सन ने इस पर विचार भी नहीं किया, क्योंकि वाइल्ड नेशन में डार्क बींग्स का शिकार करना आत्महत्या करने जैसा था। यहाँ तक कि वे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिग्गज भी बिना किसी अच्छे कारण के वाइल्ड नेशन में जाने की हिम्मत नहीं करते थे। जेकब तो बहुत दूर की बात थी, जो रेयर प्लेन्स में नया था। हालांकि आज जेकब ने काले कपड़ों और चेहरे पर मास्क पहनकर अपना कमरा छोड़ा। सिर्फ उसकी भावहीन आंखें दिखाई दे रही थीं, लेकिन वह डाइनिंग हॉल की तरफ नहीं बल्कि निक्सन के ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। निक्सन, जो कुछ अजीब हरकतें करने में व्यस्त था, इस असामान्य दस्तक को सुनकर रुक गया। उसने अपनी स्टार वॉच दबाई और जेकब बाहर खड़ा दिखाई दिया। उसकी सांप जैसी आंखें चमकीं और वह जल्दी से मुख्य कार्यालय की तरफ बढ़ा। अंदर आओ। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद जेकब ने निक्सन की आवाज़ सुनी और ऑफिस में दाखिल हुआ। उसने निक्सन को देखा, जो ट्रैक सूट पहने अपनी कुर्सी पर बैठा था और चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। जेकब ने भावहीन होकर कहा, निक्सन को बोलने का मौका दिए बिना, मैं ईस्टर सिटी के बाहर डीप स्वॉर्म के लिए निकल रहा हूँ। निक्सन चौंका नहीं, क्योंकि उसे इसकी उम्मीद थी। अलायंस के फायदों को जानने के बाद कोई भी खाली नहीं बैठ सकता और अंततः वे ZC या गोल्ड कॉइन्स के लिए शिकार शुरू कर देंगे। इनाम इतने भव्य थे कि कोई भी उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, और उसने सोचा कि जेकब भी ऐसा ही है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक पार्टी का इंतज़ाम करूं? निक्सन ने ठंडे स्वर में पूछा। ज़रूरत नहीं, मैं अकेले जा रहा हूं और मैं ईस्टर सिटी की चहल पहल भी देखना चाहता था और अपने लिए कुछ उपकरण खरीदना चाहता था। मैं 2 या 3 महीनों में वापस आऊँगा, जेकब ने कहा। निक्सन ने उसे नहीं रोका और सिर हिलाया। ये अच्छा विचार है, मैं बस सोच रहा था कि क्या आप सनकी हैं।
जाओ, और अगर आपको हथियार और गियर चाहिए तो हमारा पर्सनल वेयरहाउस चेक करें। आप निराश नहीं होंगे। और यहाँ के हथियार ईस्टर सिटी में कहीं भी मिलने वाले हथियारों से कहीं बेहतर है। बेशक ये अभी भी आपकी दौलत पर निर्भर करेगा। वह मजाक में हंसा और फिर जारी रखा, बस सिटी मजिस्ट्रेट से सावधान रहना। वह एक तुच्छ साथी है और शायद मुझसे बदला लेने का तरीका ढूंढ रहा होगा जब मैंने उन दो बेवकूफ़ों को सबक सिखाया था। और ये भी, अगर आप अपनी रैंक बढ़ाना चाहते हैं तो बस मुझे बताएं, मैं आपके लिए उपयुक्त नाइट का इंतज़ाम करूंगा। लेकिन किसी भी धोखेबाजी या आसान रास्ते की उम्मीद न करें। हालांकि रिकॉर्डिंग निरीक्षण के लिए वापस जाएगी। अगर उन्हें कोई छेड़छाड़ मिली तो वे बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। और मेरा यकीन मानिए, उन निरीक्षकों को बेवकूफ़ बनाना नामुमकिन है। कई लोगों ने कोशिश की लेकिन पकड़े गए और फिर दर्दनाक कीमत चुकाई। उसने जेकब को डर की झलक के साथ याद दिलाया, जैसे उसने खुद इसका अनुभव किया हो। जेकब ने निक्सन के नेक इरादे को स्वीकार किया और सिर हिलाया। मैं सावधान रहूंगा, मैं बस कुछ पैसे कमाने जा रहा हूं, मैं अपनी सीमा जानता हूं। निक्सन की मुस्कान चौड़ी हो गई। ठीक है, लेकिन बस एहतियात के तौर पर मेरी आईडी याद रखना, पॉइजन जेल। अगर आप मुसीबत में पड़े तो मुझसे कभी भी संपर्क करें। मैं याद रखूंगा, जेकब ने भावहीन होकर कहा। कुछ छोटी मोटी बातों के बाद जेकब ने निक्सन का ऑफिस छोड़ दिया और एलिवेटर की तरफ बढ़ा। जेकब के जाते ही निक्सन की मुस्कान गायब हो गई और उसने अपनी स्टार वॉच से मैसेज भेजा, पॉइजन जेल फेसलेस एंशियंट डीप स्वॉर्म के लिए निकल गया है, उस पर नज़र रखो। उसे तुरंत जवाब मिला, बार्ब जीरो स्टोन। किस तरह की नज़र? पॉइजन जेल, हमेशा वाली। बार्ब जीरो स्टोन, समझ गया। निक्सन हंसा और फिर खड़ा होकर अपनी प्रैक्टिस पर वापस चला गया, जैसे सब कुछ नियंत्रण में हो। जेकब पहली मंजिल पर एलिवेटर से उतरा। ये मुख्य लॉबी के बीच में था और बिना किसी का ध्यान खींचे वह इमारत से बाहर निकला और जल्द ही प्रवेश द्वार को पार करते हुए मुख्यालय से बाहर निकल गया। ईस्टर सिटी काफ़ी बड़ा था और चूंकि उनके पास पहले से ही गैस वाहनों की अवधारणा थी, तो स्वाभाविक रूप से उन आम लोगों के लिए कैब और ट्रॉली बसें थीं जो उन वाहनों को खरीद नहीं सकते थे। यहाँ तक कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली एक सामान्य कार की कीमत भी 1 मिलियन गोल्ड कॉइन से ज़्यादा थी और बहुत कम लोग उन्हें खरीद सकते थे। इसलिए ट्रॉली बसें सबसे अच्छा दूसरा विकल्प थीं। जेकब बस स्टॉप पर पहुंचा और ट्रॉली बस का इंतज़ार करने लगा। उसके आसपास इंतज़ार कर रहे दूसरे लोग उसे अजीब तरह से देख रहे थे, क्योंकि उसका हुलिया थोड़ा अलग था। लेकिन जेकब ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं, और जल्द ही सबके साथ वह ट्रॉली बस में चढ़ गया और बैठ गया। उसकी मंजिल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट 22 थी, जो वास्तव में ईस्टर सिटी का रेड डिस्ट्रिक्ट था। उसने ईस्टर सिटी का नक्शा और सभी जगहों को पहले ही याद कर लिया था, इसलिए वह शहर या यहाँ तक कि गोल्डन स्वॉर्ड कंट्री से अनजान नहीं था। जहाँ तक ये सवाल था कि वह रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में क्यों जा रहा था, ये सिर्फ वही जानता था। सुबह का वक्त था, इसलिए ट्रॉली बस में भीड़ नहीं थी और दिन के इस समय ज़्यादातर लोग काम पर जा रहे थे। जेकब के पीछे कुछ सीटों पर एक छोटा गॉब्लिन बैठा था, लेकिन अन्य लोगों के विपरीत वह हर समय जेकब को देख रहा था, और चूंकि जेकब का चेहरा आगे की ओर था, वह उसे नोटिस नहीं कर सका। गॉब्लिन की स्टार वॉच भी एक्टिव थी, क्योंकि वह किसी के साथ चैट में था। उसने फिर से जेकब को चोरी छुपे देखा और जल्दी से मैसेज टाइप करना शुरू किया। टारगेट ट्रॉली बस में बैठा है, जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स की ओर जा रही है। अंतिम स्थान अभी भी स्पष्ट नहीं है। उसे तुरंत जवाब मिला, रॉजर, बस उसे नज़रों से ओझल मत होने देना, हम डिनर की तैयारी कर रहे हैं। रॉजर। आधे घंटे बाद ट्रॉली बस वेस्ट डिस्ट्रिक्ट 22 के प्रवेश द्वार से कुछ मीटर दूर रुकी और जेकब उतर गया। ध्यान दिए बिना वह वेस्ट डिस्ट्रिक्ट 22 की गलियों में दाखिल हुआ, जो लगभग नग्न कपड़े पहने हर तरह की वेश्याओं से भरी थीं, जो होटल्स के सामने खड़ी थीं, और उनके गले में प्राइस टैग बैज भी था। जिस पल जेकब ने प्रवेश किया, उन वेश्याओं ने उसे भूखी भेड़ियों की तरह घेर लिया ताकि वह उन्हें चुन सके। अंत में जेकब ने 3 लंबी बारबेरियन वेश्याओं को चुना, जिससे बाकी खारिज की गई वेश्याओं ने जेकब को नस्ली, दरिंदा, बेसवाद और बहुत कुछ कोसना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने बहुत दूर जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट 22 के भी अनकहे नियम थे। वे बारबेरियन लड़कियां खुशी से झूम रही थीं और कामुक व्यवहार कर रही थीं, जबकि वे उसे अपने प्लेजर हाउस की तरफ ले जा रही थीं। जेकब ने अपनी स्टार वॉच से एक बदसूरत ऑर्क को पैसे दिए और पूरे दिन के लिए कमरा बुक किया, जिसकी कीमत 1000 गोल्ड कॉइन्स थी, जिसमें उन 3 लड़कियों की सर्विस चार्जेस भी शामिल थीं। चालाक गॉब्लिन ने स्वाभाविक रूप से जेकब का पीछा किया, लेकिन वह गली में दाखिल नहीं हुआ। एक कोने में छिपा रहा और जल्दी से रिपोर्ट की, वह वेस्ट डिस्ट्रिक्ट 22 रेड एली 07 प्लेजर हाउस 98 में है। टस्क टस्क, उसने कौन सी चुनी? गॉब्लिन ने यह मैसेज देखकर भौहें से कोड़ी, लेकिन फिर भी जवाब दिया, 3 बारबेरियंस। ओह, क्या राक्षस है!
मजाक करना बंद करो और जल्दी यहाँ आओ। है, इतनी जल्दी क्यों है? ऐसा नहीं है कि वे लड़कियां तुम्हें चुनेंगी। तुम्हारी नाक भी तुम्हारे डिक से बड़ी है। गॉब्लिन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने ये मैसेज पढ़ा। उसके गंजे सिर पर नसें उभर आईं और उसने गुस्से और अपमान में अपने दांत पीसे। नफरत में दांत पीसते हुए उसने लिखा, तुम मरे। हालांकि गॉब्लिन ने उस व्यक्ति को नोटिस नहीं किया जो दूर नहीं एक इमारत की छत पर दूरबीन लेकर खड़ा था और उस इमारत की ओर भी देख रहा था जहां जेकब ने प्रवेश किया। क्या राक्षस है, वह सम्मान की झलक के साथ बुदबुदाया। आधे घंटे बाद कुछ भी असामान्य नहीं हुआ, क्योंकि वह गॉब्लिन और छत पर मौजूद व्यक्ति प्लेजर हाउस की इमारत का निरीक्षण करते रहे। रात हो गई और 3 लोग सिर से पैर तक काले कपड़ों में लिपटे हुए प्रकट हुए और चुपचाप LE-07 के अंदर घुस गए। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो द लिट नेस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि